वायरलेस के कंसेप्ट पढ़ेंगे, क्या होता है वायरलेस, कैसे हम वायरलेस के थ्रू एक नेटवर्क्स के कनेक्ट हो पाते हैं। चलो, वायर्ड का तो समझ में आ गया। वायर्ड में कितने टाइप के हमारे पास कनेक्शन होते हैं, कौन कौन से हैं? कॉपर और फाइबर, अरे कोएक्सियल भी होता है, बट जो आज कॉमनली यूज्ड हमारा स्टैंडर्ड है, हम वो फाइबर और कॉपर में ही काम करते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही वायरलेस का भी मीडियम है। वायरलेस यानी आप एक नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहते हो विदाउट वायर्ड मीडियम। चलो, मुझे थोड़ा वायरलेस स्टार्ट करने से पहले आप अपने हिसाब से बताओ, एक नेटवर्क है, क्या जरूरत पड़ी होगी वायरलेस की, क्यों वायरलेस आया होगा है नेटवर्क से जुड़ने के लिए? हम वायर्ड पे क्यों ही कनेक्टिविटी नहीं रखते? मेंटेनेंस की चीज है क्या? वाईफाई में मेंटेनेंस जरूरत नहीं पड़ी होगी? पड़ी ऊपर से उसमें है ना, मतलब उसमें तो हमारे पास ऑप्शन है वाईफाई में कि हम पता हो कि वाईफाई में दिक्कत आएगी या सिस्टम में वायर में है ना, वायर चेक करनी पड़ेगी, हाँ कहीं से भी कनेक्टर में दिक्कत आ सकती है। चलो, थोड़ा प्रॉपर आंसर सोचो, और सोचो क्या, क्यों वायरलेस लेके आए होंगे? ये देखो, आपको नेटवर्क से जुड़ने के लिए अगर वायर्ड कनेक्टिविटी है, तो हमारा बेसिकली क्या होता था, हमें वायर अटैच चाहिए होगी। आपका ये नेटवर्क है, एक स्विच लगा रखा है, आपको कोई लैपटॉप जोड़ना है, तो आपको हमेशा वायर चाहिए होगी एक, जिससे आप अटैच कर पाओ। जितनी इस वायर की रेंज होगी उतने एरिया में तो घूम पाओगे, और ये वायर अगर लूज होगी तो फिर क्या होगा, कनेक्टिविटी टूट जाएगी। सेम चीज है। तो वायरलेस इसलिए आया कि भाई अब हमें जो फ्रीली हम एक पर्टिकुलर एरिया में घूम पाए, कि हमें वायर की जरूरत ना पड़े। अगर मेरे को लैपटॉप लेके इस रूम में, अभी मैंने इस तरीके इस ब्रांच में हूँ, मुझे उसी लैपटॉप से इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए और मुझे उस तरफ जाना है, तो अगर वायर कनेक्शन ही होता तो वायर के साथ जाना पड़ता, या तो वायर निकाल के उस तरफ की वायर होगी फिर वो अटैच करनी पड़ती। और जब तक वो वायर अटैच नहीं है तब तक क्या होगा, कनेक्टिविटी नहीं देगी, मैं नेटवर्क से जुड़ा नहीं रहूंगा। मानते हो? वायरलेस का यही था कि भाई अब आप फ्रीली रोम कर सकते हो उस पर्टिकुलर एरिया में, नेटवर्क से भी जुड़े रहोगे और आप डेटा भी भेज पाओगे विदाउट एनी फिजिकल नीड ऑफ योर मीडियम। अब मान सकते हो, ये इसीलिए ये एक पहली रिक्वायरमेंट होगी कि अब हमें वायर के बिना हम नेटवर्क से जुड़ जाएंगे, हम फ्रीली रोम कर सकते हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ, पीछे बैठ जाऊँ, दाएं बैठ जाऊँ, बाएं बैठ जाऊँ, इसी रूम में, कोई प्रॉब्लम नहीं बैठेगी। बट अगर मैं वायर कनेक्टिविटी से नेटवर्क से जुड़ा होता तो एक कंस्ट्रेंट हो जाता है, एक रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है मैं वायर के थ्रू। नेटवर्क की रेंज भी होती मानता हूँ, बट मैं उस वायर की रेंज पे भी डिपेंडेंट हो गया हूँ मैं, है ना। तो वायरलेस में क्या था कि आप अब क्या करोगे, देखो मैंने बोला ये स्विच है, ये राउटर से कनेक्टेड है, हम इसी स्विच से एक डिवाइस अटैच करेंगे, दैट इज एक्सेस पॉइंट। कौन सा डिवाइस? एपी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? अभी सिर्फ थ्योरी समझा रहा हूँ थोड़ी सी। क्या बोलते हैं? एक्सेस पॉइंट। तो जो आपके घर पे राउटर्स है वो क्या है, एक तरीके से एक्सेस, उनके थ्रू वो क्या करते हैं, वहां पर वो रेडियो फ्रीक्वेंसी सेंड कर रहे होते हैं आसपास, क्या कर रहे होते हैं, एक पर्टिकुलर रेंज में, यानी कि अनलिमिटेड रेंज। जो भी डिवाइस वायरलेस, जो दूसरे डिवाइस है जो वायरलेस की टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है, जिनके पास वायरलेस की टेक्नोलॉजी भी है, वो भी जब सिग्नल भेजेंगे, समझ रहे हो, तो जो सिग्नल भेज रहे होंगे वो वायरलेसली जा रहे होंगे इस लैपटॉप से, कहां पर, इस एपी में। पहले तो मुझे इस एपी के साथ क्या करना पड़ेगा, कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी इसकी। जब मैंने कनेक्टिविटी कर दी तो मैं और एपी क्या हो गया, एक तरीके से नेटवर्क में आ गए, वायरलेस। मैं जो भी डेटा भेज रहा हूँ वो वायरलेसली होते होते कहाँ जा रहा होगा, इस एपी के पास जा रहा होगा। फिर एपी उसी सिग्नल को, क्योंकि पीछे वायर्ड मीडियम है, उसे कन्वर्ट कर रहा होगा उस रेडियो सिग्नल्स को, किसमें, इलेक्ट्रिकल पल्स में या लाइट पल्स में, फिर वो नेटवर्क में भेज रहा है, ऐसे करते करते। क्लियर है? एक बेसिक फंडामेंटल थ्योरी। तो आज पूरा का पूरा टॉपिक आपका वायरलेस के ऊपर है, कि वायरलेस कैसे होते हैं, क्या कम्युनिकेशन के लिए प्रोटोकॉल होती है, एक्सेस पॉइंट कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे इसे मैनेज करेंगे, क्या क्या इसके पीछे कंसेप्ट होते हैं, सारा आज की क्लास में हम जानेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली चीज जो आज आप पढ़ने वाले हो गाइस, रेडियो फ्रीक्वेंसीज, यानी जो भी आपका डेटा मैंने बताया था, आपके एक पर्टिकुलर फॉर्म में हम डेटा भेजते हैं, तो वह है रेडियो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में हम डेटा को भेजते हैं। दूसरा, वाईफाई के स्टैंडर्ड और वाईफाई के लैन के फंडामेंटल जानेंगे आज। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए। स्टार्ट करते हैं वायरलेस का नेटवर्क के बारे में जानना। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है, ऑल्दो वी विल ब्रीफली लुक इनटू अदर टाइप ऑफ वायरलेस नेटवर्क, इन दिस सेक्शन हम क्या फोकस करेंगे, एक लोकल एरिया नेटवर्क के पर्सपेक्टिव से वाईफाई। हमारा यहाँ पर एक नेटवर्क इंडस्ट्री का, हमने यहाँ पर एक्सेस पॉइंट भी जोड़ा हुआ, वायर्ड कनेक्टिविटी है। तो हम जो वायरलेस की कम्युनिकेशन जानेंगे आज, वो सिर्फ एक लोकल एरिया नेटवर्क के पर्सपेक्टिव से जानेंगे। मुझे सिर्फ अपनी कंपनी का एक मानना है कि अपनी कंपनी में एक्सेस पॉइंट लगा रहे हैं, तो कैसे कम्युनिकेशन हो रहा होगा मेरे लैपटॉप का उस एक्सेस पॉइंट से जो आपके सामने वहां पर ऊपर है। क्लियर है? तो देखो,
मैंने बताया था जो हमारा हम इसमें भी ना स्टैंडर्ड्स होते हैं। ये स्टैंडर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं कि आपका वायर्ड कनेक्शन है वायरलेस, तो वायर्ड के लिए आपको वायर्ड बोल रहा हूं मैं, तो IEEE ने वायर्ड के लिए क्या स्टैंडर्ड बनाए थे 802 डॉट, नहीं वायर्ड वायर्ड बोल रहा हूँ, 3 जब इंटरनेशनल केबल पढ़ाई थी याद है 802.3 तो 802.3 जो स्टैंडर्ड है हमारा वायर्ड कनेक्शन के लिए, फिर AU जो उसके बाद में लगते हैं वो बताता है कि किस टाइप की केबल है, कितनी स्पीड फॉलो कर सकती है, ठीक है। और ऐसे ही IEEE ने वायरलेस के लिए स्टूडेंट्स जो यहाँ पर स्टैंडर्ड निकाला, क्या निकाला 802.11। ध्यान रखना अगर आपकी कोई डिवाइस ये स्टैंडर्ड सपोर्ट करता है यानी वाईफाई की टेक्नोलॉजी सपोर्ट कर रहा है, और ये वाला स्टैंडर्ड भी सपोर्ट करता है यानी वायर्ड का भी कैपेबिलिटी है उसमें। अगर सिर्फ एक ऊपर वाला तो यानी सिर्फ वायर्ड की कनेक्टिविटी सपोर्ट कर सकता है, नीचे वाला तो सिर्फ वाईफाई की ही सपोर्ट कर सकता है, दोनों है तो यानी दोनों कर सकता है वो। यार आपके पास वाईफाई कार्ड होगा ना, निक कार्ड, पता चल जाएगा। मेरे पास देखो यहाँ पर ncpa.cpl सर्च किया तो आप यहाँ पर देख रहे होगे मेरे पास वाईफाई का नाम से भी अडेप्टर आ रखा है। तो ये क्यों आ रहा होगा, जब हमारे पास वाईफाई का निक कार्ड होगा। ऐसे ही मेरे पास यहाँ पर देखो ईथरनेट का भी है, तो मेरे लैपटॉप में लैन पोर्ट भी है यानी निक कार्ड भी है, और वाईफाई का भी निक कार्ड है। दो निक कार्ड है, एक वाईफाई को सपोर्ट करता है और एक वायरलेस को। और जो वायरलेस को सपोर्ट कर रहा होगा वो कौन से स्टैंडर्ड पे काम कर रहा होगा 802.11। और ये ईथरनेट वाला यहाँ पर दिखा रही है तो कौन सा स्टैंडर्ड को सपोर्ट करता होगा 802.3। क्लियर है। अब सर ये जो वाईफाई नाम है ना ये ट्रेडमार्क है, एक तरीके से पहचान है। आप कॉमनली हम वाईफाई बोलते हैं बट वाईफाई किसने बनाया, कौन है, एक है ट्रेडमार्क ऑफ वाईफाई अलायंस, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड बताती है कि भाई वाईफाई ऐसे कम्युनिकेट होगा, जो वाईफाई को चीजें मेंटेन कर रही है, देख रही है और टेक्नोलॉजी में अपग्रेड भी करवा रही है। कौन है वो, वाईफाई अलायंस। उनका ट्रेडमार्क क्या है, वाईफाई, ठीक है। तो ये IEEE तो एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, बट जो वाईफाई की चीजें संभाल रहा है, जो देख रहा है कि वाईफाई सर्टिफाइड है, वाईफाई यानी उनके जो इसमें कोई ऐसा हार्ड, ये एक स्टैंडर्ड होता है ना, स्टैंडर्ड यानी तरीके से वाईफाई की कैसे कम्युनिकेट होगा। OSI क्या कर रहा था, एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा था। एग्जांपल ले रहा हूँ बस, एक इनफॉर्मल एग्जांपल। OSI भी एक स्टैंडर्ड मेंटेन करता ना कि आप तुम अपने अपने हिसाब से नेटवर्किंग मॉडल नहीं बनाओगे, सिर्फ एक ही कॉमन नेटवर्किंग मॉडल लोगे, दैट इज OSI। और जो आज की डेट में यूज करते हैं TCP/IP मॉडल। क्लियर है, TCP/IP याद है, ठीक है। तो देखो ऐसे ही वाईफाई अलायंस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वाईफाई की चीजें मेंटेन करती है, स्टैंडर्ड देखती है कि भाई वाईफाई के जो जो प्रोटोकॉल बनाए हैं कि एक पर्टिकुलर तरीके से ही डेटा भेजेंगे। क्लियर है। तो वाईफाई अलायंस क्या करती है, टेस्ट भी करती है और सर्टिफाइड भी करती है इक्विपमेंट्स, मान यानी जो आपकी डिवाइसेस वाईफाई को सपोर्ट करते हैं। अगर मेरा लैपटॉप वाईफाई सपोर्ट कर रहा है, जो वाईफाई का निकार्ड होगा, तो ये वाईफाई अलायंस ही दिख रही होगी। और जो एपीज है ये भी हमारे वाईफाई चाहे डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के हो, बट ये सर्टिफाइड बोलते हैं कि भाई हमने जो अपने स्टैंडर्ड बना रखे हैं वाईफाई अलायंस के अकॉर्डिंग ही बना रखे हैं। ठीक है, क्लियर है। ताकि क्या हो पाए कि वो इंटर ऑपरेटेबल हो। ऐसा नहीं कि भाई अगर सिस्को का वाईफाई है तो वो सिर्फ सिस्को के डिवाइसेस से ही कर पाए। सिस्को का डिवाइस वाईफाई है तो मेरे लैपटॉप से, आपके फोन से, आपका कुछ भी हो, टीवी भी सबसे कनेक्ट हो पाए, इंटर ऑपरेटेबल हो पाए। क्लियर है। और ये कौन देखती है, वाईफाई अलायंस देखते। मैं उन्होंने स्टैंडर्ड बनाए थे, फिर वो डिवाइस को सर्टिफाइड कर देती है बस। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक एक्सेस पॉइंट है, एपी के पीछे की फोटो है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वाईफाई, यानी ये वाईफाई अलायंस के थ्रू सर्टिफाइड हो रहा है कि ये डिवाइस उनके अकॉर्डिंगली प्रॉपर्ली काम कर रहा है, इंटर ऑपरेटेबल भी रहेगा। क्लियर है। हर डिवाइस के पीछे होता है जो वाईफाई सर्टिफाइड होता है। अब ऐसे ही जो वाईफाई है वो ज्यादा पॉपुलर टर्म है हम लोगों के लिए। हम ये नहीं बोलते कि हम ये 802.11 वायरलेस नहीं बोलते लैन, हम क्या बोलते हैं, वाईफाई सपोर्टेड है हमारे यहाँ पर। क्लियर है। चलो आगे चले फिर। अब वायरलेस नेटवर्क में कैसे डेटा जाता है वो जानते हैं। वायरलेस नेटवर्क कैसे काम करता है, देखो इसमें कुछ हमारे पास ना कुछ इश्यूज होते हैं। वायरलेस में इश्यूज नहीं है, मतलब कि ये किसका काम करने का तरीका है, बट उसमें भी आपको समझ में आएगा वो क्या इशू है। देखो ये कौन सा डिवाइस है, एक्सेस पॉइंट। कौन सा डिवाइस है, एक्सेस पॉइंट। ये क्या है, मेरे सारे लैपटॉप। तो ये एक्सेस पॉइंट ना आसपास रेडियो फ्रीक्वेंसी एक सर्कुलर फॉर्म में भेज रहा है।
अब पानी में एक ड्रॉप डालते हो तो उसके सामने वेव बनती है ना सर्कुलर फॉर्म में। यस ऐसे ही मान लो कि जो ये सिग्नल्स भेज रहा होगा ये आसपास पूरे, देखो अपनी एक रेंज होगी इसकी, तो सिग्नल भेज रहा होगा इसी रेंज में भेज रहा होगा, एक वेव भेज रहा होगा सिग्नल की, रेडियो फ्रीक्वेंसी भेज रहा होगा आसपास के सराउंडिंग, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे नहीं, आसपास। हाँ ठीक है, क्लियर। तो जितने भी डिवाइस इस रेंज के अंदर आते हैं उन सबके पास, मैंने बोला ये कोई सिग्नल भेजना था इस लैपटॉप के पास, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे नहीं भेजता, क्या करता है आसपास की पूरी सराउंडिंग में भेजता है। तो जितने भी डिवाइस इस आसपास नेबरिंग उन सबके पास वो चीजें रिसीव हो रही होंगी। ये चीज याद है कहीं आपने देखी होगी, कौन सी डिवाइस में होती थी हमारे वायर्ड नेटवर्क में, स्विच और हब में होती थी या फिर सिर्फ स्विच में होती है? हब में। हब में वो सभी को भेजता था, वो तो जानबूझ के ही भेज रहा था, उसको नहीं पता वो डिवाइस कहाँ है, वायर्ड कनेक्टिविटी है बट उसको पता था ही नहीं कि कौन सी डिवाइस कहाँ पर है। इसलिए वो सभी पोर्ट से भेजता था। ऐसे ही एक्सेस पॉइंट भी काम करता है, क्या वो जो, क्योंकि यहाँ पर कोई वायर्ड मीडियम नहीं है, एक पर्टिकुलर मीडियम नहीं है, तो उसको पता नहीं कि ये लैपटॉप कहाँ है, तो वो आसपास नेबरिंग क्या करता है सराउंडिंग्स में सारे सिग्नल्स भेज देता है। तो जो डेटा मुझे इस लैपटॉप को भेजना था वो किसके पास भी जा रहा होगा सिग्नल, इस लैपटॉप के पास भी जा रहा होगा, इस पीसी के पास भी जा रहा होगा, इस पीसी के पास भी जा रहा होगा। ये तो डिस्कार्ड कर देंगे, एक्सेप्ट कौन करेगा, सिर्फ जिसके लिए वो सिग्नल। हाँ क्लियर है। वाईफाई से उसको तो नहीं पता इन जगह लैपटॉप कहाँ पर है, वो तो आसपास एक रेडियो फ्रीक्वेंसी में सिग्नल्स भेज रहा है। जब वो सिग्नल आपके मोबाइल फोन में आ जाते हैं तो आपको फोन उसे एक्सेप्ट कर लेता है। क्लियर। अब यहां पर देखो तो यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऑल द डिवाइस विद इन द रेंज रिसीव ऑल द फ्रेम, लाइक डिवाइस कनेक्टेड टू ईथरनेट। जैसे ईथरनेट हमें सबके पास जाते थे सिग्नल्स, वैसे ही वायरलेस में भी सभी के पास जाते हैं। तो हमारे पास यार ऐसा तो हमारे पास कोलिजन भी होते थे हब में, यहाँ पर भी कोलिजन होंगे फिर, वो भी सिग्नल भेज रहा है ये भी वायरलेस में भेज रहा है, तो एक ही अगर सेम फ्रीक्वेंसी में भेज रहे होंगे तो क्या होगा, हमारे पास कोलिजन हो जाते थे। ठीक है। तो अब देखो पहली पॉइंट तो क्या है, एक तो प्राइवेसी का, जो डेटा उस पीसी ए को भी ना था वो बी के पास भी गया होगा, सी के पास भी गया होगा, डी के पास भी गया होगा। तो कोई तरीका बनाना पड़ेगा जिसमें हमारी प्राइवेसी मेंटेन रहे। ठीक है, प्राइवेसी एक कंसर्न था हमारे वायरलेस में। दूसरा कोलिजन्स का, सेम हब के वाला, एक प्राइवेसी दूसरा कोलिजन्स का। तो वहां पर हमने कौन सा, हम इथरनेट हब में कौन सा तरीका यूज करते थे, CSMA, कैरियर सेंसिंग मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। ये यूज करते थे हम कहां पर, इथरनेट हब में। ये तरीका याद है ना, डेटा भेजने से पहले क्या करो, अपने कैरियर में चेक करो कोई और सिग्नल तो नहीं भेज रहा। अगर कोई और नहीं भेज रहा तब तुम भेज सकते हो, अगर कोई और भेज रहा होगा तो वेट करना पड़ता था हमें CSMA CD में, ताकि कोलिजन कम से कम हो। ऐसा ही हम यहाँ पर यूज करते हैं, यहाँ पर कौन सा तरीका यूज करते हैं, CSMA CA, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस। ये तरीका जो है CSMA CD हम वायर्ड कनेक्टिविटी यानी जहां पर आपका हब लगा हुआ होता था, और CSMA CA हम कहाँ यूज करते हैं, काम करने का सेम तरीका है बट जो अलग अलग जगह में यूज हो रहे हैं, क्योंकि ये तो वायर्ड कनेक्टिविटी में हो रहा है जहां हब यूज होता है नेटवर्क में, और ये कहाँ यूज हो रहा है तरीका, जहां पर आपका एक्सेस पॉइंट यानी वायरलेस कनेक्टिविटी होगी, वहां पर हम इस तरीके से कोलिजन्स को अवॉइड करते हैं। यहाँ तक कोई भी डाउट? ठीक है, तो यहाँ पर वो पॉइंट लिखा हुआ भी है, CSMA CD हम कहाँ यूज करते थे, वायर्ड नेटवर्क में, ताकि हम क्या डिटेक्ट कर पाए, हाँ ताकि हम डिटेक्ट भी कर पाए और रिकवर रिकवर भी कर पाए कोलिजन से। मैंने बताया था CSMA CD में क्या, कि अगर कोलिजन हो जाते थे तो सारे डिवाइसेस को एक जैमिंग सिग्नल भेजा जाता था। अभी मत भेजो, अभी एक कोलिजन क्रिएट हुआ है, अगर हर एक को एक रैंडम पीरियड ऑफ टाइम जनरेट होता था, पर हर एक क्या करते थे वापस डेटा भेजने से पहले अगली बार वो रैंडम पीरियड ऑफ टाइम को वेट जब खत्म हो गया फिर सबके सब ट्राई करते थे, सबको रैंडम पीरियड टाइम अलग अलग मिलता था, आपको अलग मिलेगा, आपको अलग मिलेगा, मेरे को अलग मिलेगा। फिर डेटा नहीं भेजते थे, वो सुनते थे कि क्या कैरियर खाली है, हाँ खाली है तो अब मैं भेज सकता हूँ। तो इस तरीके से हम क्या करते थे, कोलिजन्स को अवॉइड करते थे CSMA CD में। सेम तरीके से हम यहाँ क्या करते हैं, CSMA CA में भी सेम तरीका यूज करते हैं, बट किस चीज के लिए, वायरलेस के नेटवर्क के लिए, ताकि हम क्या अवॉइड कर पाए, कोलिजन्स। ठीक है। तो देखो क्या बताएं यहाँ पर एक आखिरी पॉइंट, व्हेन यूजिंग CSMA CA यानी कैरियर कैरियर सेंसिंग मल्टीपल एक्सेस, हम क्या करते हैं, अ डिवाइस विल वेट यानी डिवाइस वेट करता था फॉर अदर डिवाइस टू स्टॉप ट्रांसमिटिंग। मैंने माना हम वायरलेस में बैठे हुए हैं और यहाँ पर नवीन जी डेटा भेज रहे हैं, तो मैं डेटा नहीं भेज पाऊंगा, मैं पहले वेट करूंगा कि नवीन जी का डेटा पहले पहुंच जाए।
जैसे ही पहुंच गया उसके बाद मैं डेटा भेज पाता था। मैं मेरा डेटा उसके बाद ही नेटवर्क में जाता था, वायरलेस नेटवर्क में। ठीक है, तो देखो मैंने बोला ये यहाँ पर मेरा डिवाइस है, तो ये वायरलेस में डेटा भेजने से पहले क्या करता था, चैनल चेक कर रहा है, जो पाथ है हमारा वायरलेस का, क्या ये फ्री है। अगर ये फ्री है तो ही भेजेगा, यानी ट्रांसमिट कर देगा फ्रेम। अगर ये फ्री नहीं है, इसने देख लिया कि भाई आसपास और, क्योंकि तो कैसे पता चलेगा कि आसपास और लोग डिवाइस भेज रहे हैं, यार उसके सिग्नल भी मेरे को मिल रहे होंगे, है ना, ब्रॉडकास्ट ही हो रहा होगा सबके पास एक तरीके से। तो अगर उसके सिग्नल मिल रहे हैं तो मैं, यानी चैनल अभी फ्री नहीं है, तो मैं क्या करता था, वेट करता था रैंडम पीरियड ऑफ टाइम, फिर वापस चेक करता था कि चैनल फ्री है या नहीं है। अभी भी फ्री नहीं है, वापस एक रैंडम पीरियड ऑफ टाइम वेट करूंगा, वापस चेक करूंगा कि भाई हाँ फ्री हो गया, हाँ फ्री हो गया, तब डेटा भेजूंगा मैं। क्लियर है Yes. रविंद्र जी, कोई डाउट? ठीक है, तो अब देखो, तो अब इतना तो समझ में आ गया कि हमारे एक तरीके से यहाँ पर जो सारे सिग्नल जो वायरलेस में डेटा जा रहा होगा, सभी नेबरिंग डिवाइस में जितने भी होंगे इस नेटवर्क में, सबके पास जा रहा होगा। प्राइवेसी भी कंसर्न था, कोलिजन भी देखना था, चलो ठीक है बता दिया, कैसे अवॉइड करना है, कैसे प्राइवेसी बचाएंगे वो भी बताएंगे भी। अब जो ये वायरलेस के कम्युनिकेशन होता है ना गाइस, ये ना वेरियस इंटरनेशनल और नेशनल, इंटरनेशनल यानी बाहर के देशों की एक ऑर्गेनाइजेशन भी और हमारे देशों की भी ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर कर रही होती है, क्योंकि वायरलेस में भाई बहुत काइंड ऑफ डेटा जा रहा होगा। ये तो हमारे लैन की बात है। ऐसे ही क्या होता है, जो वायरलेस में आपके देखो, ये तो हमारे एक लोकल एरिया नेटवर्क के परस्पेक्टिव से बता रहा हूँ। सैटेलाइट कम्युनिकेशन ये भी वायरलेसली हो रही है, तो उनको भी प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, दूसरा आपके जो ये वॉकी टॉकीज में बातें हो रही होती है, ये भी तो वायरलेस के सिग्नल में जा रहा है। ये भी मतलब समझ रहे हो कि ये नेशनल और इंटरनेशनल बॉडीज इनको मॉनिटर करती है, रेगुलेट करती है कि किस तरीके से हम कौन सा चैनल यूज कर सकते हैं कॉमन पीपल, और कौन सा चैनल हम यूज नहीं कर सकते। आप रेडियो सुनते हो, रेडियो तो 93.5, ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है कौन सी फ्रीक्वेंसी पे वो चैनल, वो ये रेडियो वाले ऑपरेट कर रहे हैं। 90 पॉइंट समझ रहे हो, 98.5, ये क्या था, अपनी फ्रीक्वेंसी बता रहा है जिसमें काम कर रहे हो। वो तो आपको लगता है चैनल का नंबर है, वो एक्चुअली चैनल का नंबर ही कि कौन से चैनल, ये वायरलेस में ना बहुत सारे चैनल्स हैं। फ्रीक्वेंसी देखिए, इस चैनल पे ये फ्रीक्वेंसी काम करती है, इस चैनल पे ये फ्रीक्वेंसी काम करती है। अभी बताएंगे क्या होती है फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो जो आप ये रेडियो में सुनते हो 98.3, 98, 97.5, समझ रहे हो, ये सब क्या है, हमारे चैनल नंबर है, उसमें उतनी फ्रीक्वेंसी काम कर रही होती है, तो हर एक को वो चैनल नहीं मिलते। समझ रहे हो? ठीक है, अब वायरलेस को जो कवरेज एरिया देखो, अब सर बात ये है कि वायरलेस में आपको जो डेटा है वो वायरलेसली जाएगा, तो क्या वो, अब उसमें ना कवरेज एरिया भी बहुत कंसीडर की जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी भी एक स्पेसिफिक रेंज होती है। आपके घर पे वाईफाई है, क्या आपके वो यहाँ तक आ रहा है, यहाँ पर इंस्टीट्यूट तक नहीं, उसकी एक पर्टिकुलर रेंज होगी। ठीक है, मैंने बोला आपकी बिल्डिंग तक शो कर सकता है वो, आपकी गली के बाहर नहीं करेगा, क्योंकि उसकी रेंज खत्म हो गई। अरे आप वायर्ड में डेटा भेजते थे, वो सिग्नल जो वायर्ड की जो मैंने बोला कॉपर केबल की लेंथ कितनी होती थी एक सिग्नल भेजने की, हाईएस्ट 100 मीटर, उसके बाद वो सिग्नल डिमिनिश हो जाता था ना। तो ये मेरी आवाज का सिग्नल है, अभी तो आप मेरे पास, तो आपको आवाज आ रही है, मैंने बोला आप अभी 100 या 200 मीटर दूर बैठ जाओ, मगर इतनी तेजी से बोलूंगा तो आपको मेरी आवाज भी सुनाई नहीं देगी। मानते हो कि एक पॉइंट के बाद कोई भी सिग्नल हो क्या हो जाता है, डिमिनिश हो जाता है, स्लो हो जाता है, खत्म हो जाता है वो। ऐसी वायरलेस में भी है, और भी चीजें होती है। अब देखो जो मेरी आवाज है, यहाँ पर रूम भी है ना, 100 मीटर तक मेरी आवाज चली जाएगी, बट यहाँ पर क्या है, एक रूम है, इस रूम के पास दीवार, जो मेरे सिग्नल से वो कम, जो मेरी आवाज के सिग्नल है वो कम जाते हैं ना, किसी और के घर की आवाज थोड़ी आ रही होती है, हमें यहाँ पर आ रही है, क्योंकि दीवार है, तो हमारे सिग्नल इन चीजों से रुक भी जाते हैं। तो जो आपके ये जो हमारा कवरेज एरिया है ना, वो बहुत चीजों पर डिपेंड भी करता है। वो क्या क्या चीजें हैं, एब्जॉर्प्शन देखो यहाँ पर जो आपके वाईफाई के सिग्नल्स होंगे उनकी कवरेज एरिया किस किस चीजों में डिपेंड करेगी, एब्जॉर्प्शन हो रहा है नहीं हो रहा, आपकी एब्जॉर्प्शन यानी किसने किसी सिग्नल ने पूरा एब्जॉर्ब कर लिया। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग, नाम बताएं, अभी काम भी बताऊंगा कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, स्कैटरिंग क्या होता है। इन सब चीजों पे आपके वाईफाई के कवरेज एरिया क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। क्लियर है? कुछ लिखना है आपको इनमें से? लिखना तो लिख लीजिए, नहीं लिखना तो आगे चलते हैं। रविंद्र जी आप भी अगर लिखना तो लिख लो, कोई पॉइंट नहीं लिखना तो कोई दिक्कत नहीं।
अब सबसे पहले क्या होता है, किस चीज में कंसिडर किया है, एब्जॉर्प्शन। मानो ये मेरा एक्सेस पॉइंट है, बीच में कोई दीवार है और उस दीवार के उस तरह बैठे हुए हो आप, आपका लैपटॉप या वायरलेसली कनेक्टेड हो एपी से, तो जो आप सिग्नल भेज रहे होगे वो एपी जो भेज रहा होगा आपको अपनी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में भेज रहा होगा सिग्नल वायरलेसली। अभी दीवार आ गई तो दीवार भी आपके सिग्नल में करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। एक स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्ज है स्पॉन्ज, यस उसको हल्के से पानी की बूंद डालते हो, क्या पानी की बूंद आर पर हो जाती है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसे ही हमारे जो वैसे दीवारें हैं, कोई मटेरियल ऐसे होता है आपके सिग्नल ने एब्जॉर्ब कर लेते हैं, थोड़ी और वीक कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो आप देख पा रहे होगे सिग्नल यहाँ से एपी ने तो अपने पूरे तरीके से भेजे, इसकी भी एक रेंज होगी, बट बीच में क्या थी, कोई दीवार थी, कोई मटेरियल था, जिससे सिग्नल क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, इसके पार तो हो पाया बट बहुत ही कम सिग्नल इसके पार जा पाया। तो कभी कभार बोलते हैं सर मेरे घर के आसपास क्या बोलते हैं, मेरे दूसरे रूम में वाईफाई के वो नहीं आ रहे, क्यों, क्योंकि वो सिग्नल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो एब्जॉर्प्शन क्या होती है, व्हेन एब्जॉर्प्शन हैपन व्हेन वायरलेस सिग्नल पासेस थ्रू अ मटेरियल, जब वो ऐसे मटेरियल से पास होता है जो कन्वर्ट हो जाता है या तो हीट में, या तो वो वीकनिंग हो जाता है उसके, या तो हीट में कन्वर्ट हो जाता है, या तो वो क्या कर लेता है वायरलेस के सिग्नल। हाँ, क्लियर है। यस फॉर एग्जांपल माइक्रोवेव चलाया आप लोगों ने, यस क्या होता है माइक्रोवेव, खाने को गर्म कर देता है, हाँ कैसे कर पाता है खाना, वेव्स हाँ, एब्जॉर्प्शन। आपका खाना है वो जो सिग्नल्स को ना एब्जॉर्ब कर रहा है, तो या तो गर्म गर्म हो जाएगा या तो क्या करेगा, उस सिग्नल को वीक कर देगा। खाना गर्म कैसे हो पा रहा है, इन्हीं चीजों से एब्जॉर्ब कर रहा है ना वो सिग्नल्स, तो वो गर्म हो रहा है उसके। वायरलेस पढ़ा रहा हूँ बट एक एग्जांपल दिखाया मैंने कैसे, या तो गर्म करेगा तो क्या करेगा सिग्नल्स को गर्म, देखो सिग्नल्स की वजह से चीजें गर्म भी हो सकती है, मैं नहीं बोला कि दीवार गर्म हो जाएगी, नहीं, वो कम सिग्नल्स होते हैं, क्लियर है। Done. अब समझा अब्जॉर्प्शन क्या होता है। अब आता है दूसरे, कहता है रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखो आपका एक्सेस पॉइंट है, आपका एक कोई मटेरियल है यहाँ पर, अब वो ऐसा मटेरियल है जिससे क्या होगा, वो सिग्नल ना आर पार नहीं जा पाए, वो रिफ्लेक्ट हो गए, क्या हो गए, रिफ्लेक्ट हो गए, क्लियर है। तो हाँ, हमारे सिग्नल भी तब भी वीक हो जाते हैं, तब भी हमारे पास सिग्नल नहीं आ पाते। वो कहाँ होता है बेसिकली, आप जब एलिवेटर, जब जैसे लिफ्ट में कभी कभार किसी के सिग्नल्स नहीं आते, लिफ्ट के बाहर निकलते आ जाते हैं, क्यों, क्योंकि जो ये वाईफाई का ये एलिवेटर है इसमें मेटल बना हुआ, मेटल से लगा रखा है, लोहा, तो लोहे के आर पार हमारे सिग्नल बहुत ही कम निकलते हैं, क्लियर है। तो देखो रिफ्लेक्शन कहाँ है होता है, ऐसा मटेरियल जहां पर आपके सिग्नल क्या हो जाए, बाउंस हो जाए, यहाँ पर मटेरियल पर टच हुआ क्या हो गया, बाउंस बैक हो गए। फॉर एग्जाम्पल वाईफाई रिसेप्शन इज पुअर इन एलिवेटर्स, एलिवेटर यानी लिफ्ट, वहां पर जो वाईफाई के सिग्नल होते हैं क्या होते हैं, वो बहुत पुअर होते हैं, वो उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाते, आर पार नहीं कर पाते, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। द सिग्नल बाउंसेस ऑफ द मटेरियल एंड वेरी लिटिल पेनिट्रेट इनटू द, बहुत ही कम सिग्नल इस मटेरियल को पार कर पाते हैं, बहुत ही कम, इसलिए हमारे पास एलिवेटर्स में हमारे पास क्या होता है, वाईफाई के सिग्नल बहुत कम आते हैं, क्लियर। अब आता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है भाई, देखो आपका एक्सेस पॉइंट यहाँ पर, जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है, मैंने बोला आप यहाँ बैठे हो, अब बीच में एक ऐसा मटेरियल है, जैसे कोई अलग मटेरियल है, जैसे हवा या पानी, पानी मैंने बोला इस तरफ हवा थी और इस तरफ बीच में कोई पानी का मटेरियल है, तो जो सिग्नल आपकी हवा में जाते हैं वो पानी में जब ट्रेवल कर रहे होते हैं, पानी के आर पार भी जा रहे होंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, एक अलग तरीके से बिहेव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी आपके सिग्नल्स वीक हो सकते हैं, और बहुत ही कम अमाउंट ऑफ सिग्नल यहाँ से बाहर निकल पाते हैं, क्योंकि पानी में जो आप सिग्नल भेज रहे हो वो एक अलग तरीके से फ्लो करते हैं, और जो एयर में जो मीडियम है उसमें एक अलग तरीके से फ्लो कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी आपके सिग्नल क्या हो सकता है, लॉस हो सकते हैं। रिफ्रैक्शन हैपन व्हेन अ वेव इज बेंट व्हेन एंटरिंग अ मीडियम, एक वेव, सिग्नल की वेव हमारी एक ऐसे मीडियम में गई, बेंड हो गई वो, ठीक है, और एक ऐसा मीडियम है जिसमें हमारा जो सिग्नल की चलने की स्पीड तरीका है, वो क्या है, डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल ग्लास और वाटर रिफ्रैक्ट्स वेव, ग्लास में आपको जो ग्लास का आर पार जाने में सिग्नल अलग तरीके से बिहेव करते हैं, और ऐसे ही पानी में जब आप हवा से पानी के थ्रू आप पानी सिग्नल भिजवा रहे हो, तो वहां पर एक अलग स्पीड में जा रहे हो, तो अलग तरीके से काम कर रहे होंगे, तो इसकी वजह से भी आपके सिग्नल लॉस हो सकते हैं। दूसरा डिफ्रैक्शन। अब डिफ्रैक्शन क्या होता है गाइस, ध्यान से देखिएगा, ये आपका एक्सेस पॉइंट है, और आपका जो लैप जो भी जिसमें भी आपका लैपटॉप है, वो एक ऐसे मटेरियल के पीछे है जो वाईफाई सिग्नल भेज रहा है, वो क्या हो रहा है, इस मटेरियल के आर पार नहीं जा पा रहा, बट इस मटेरियल से जो जो जहां ये मटेरियल खत्म हो रहा है उसके आर पार से निकल पा रहा है, बस इस मटेरियल के आर पार नहीं जा रहा, तो क्या होगा,
अगर आप ऐसे डिवाइस के पीछे हो तो आपको सिग्नल नहीं मिलते यार। बाकी उसके आसपास जैसे आप इस लैपटॉप को हटा के यहाँ पर ले आओगे इस तरफ तो आपको सिग्नल मिल जाएंगे, या फिर इस तरह आओगे तो सिग्नल मिल जाएंगे। क्या हो रहा है, कुछ डिवाइस ऐसे होते हैं जिसमें आपके सिग्नल्स पेनिट्रेट ही नहीं कर पाते। तो बेसिकली क्या होता है, डिफ्रैक्शन हैपन व्हेन अ वेव एनकाउंटर एन ऑब्स्टिकल, यानी एक ऐसा मटेरियल है जिसकी वजह से वो पार नहीं हो पा रहा, सिग्नल पार नहीं कर पा रहा, बट वो सिग्नल क्या कर रहा है, वो ट्रेवल अराउंड, जो जो हमारे जो भी मटेरियल है इसके दाएं बाएं से निकल जाएंगे, इसको पार नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? Yes. तो इसको क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। और इसकी वजह से जो अगर आपका डिवाइस ऐसे मटेरियल के पीछे सिर्फ आपके डिवाइस तक सिग्नल ले आएंगे, Okay. उसके आसपास आ रहे होंगे। क्लियर है? अब होता है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग यानी, देखो मैंने माना ये आपका एक्सेस पॉइंट है और ये एक ऐसा मटेरियल है यहाँ पर जिसमें ना बहुत सारे उबड़ खाबड़ है, तो ये सिग्नल ना इन चीजों में से भी डिफ्रैक्ट हो जाता है। मतलब कि उसको जाने तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे था, बट ये क्योंकि यहाँ पर उबड़ खाबड़ चीजें, तो क्या हुआ है, बस सिग्नल जब इनमें टकराएंगे पार तो नहीं पा रहे, ये ऐसे तरीके से बेंड हो रहे कि ये किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसकी वजह से भी आप क्या हो सकते हैं, सिग्नल लूज हो सकते हैं। स्कैटरिंग, स्कैटरिंग हैपन व्हेन अ मटेरियल कॉजेज अ सिग्नल टू स्कैटर, वो आर पार नहीं हो पाए, वो स्कैटर हो गए। ठीक है, इन ऑल द डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल डस्ट, स्मॉग, अनइवन सरफेस, इनकी वजह से भी आपके सिग्नल क्या हो सकते हैं, स्कैटर हो सकते हैं। अब इतना जान लिया, तो ये सारी चीजें हमारी क्या होती है, एक कवरेज एरिया को जो आपका वाईफाई का जो कवरेज एरिया है वो इन सब चीजों पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अदर, दूसरी चीज चैनल। एक टर्म आ रहा है यहाँ पर चैनल, सर ये चैनल क्या है, बताएंगे भी। चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है वायरलेस में। अदर डिवाइस यूजिंग द सेम चैनल कैन कॉज द प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल आप भी 98.3 में आप डेटा भेज रहे हो, मैं भी भेज रहा हूँ, तो वहां पर क्या होगा, कोलिजन हो जाएंगे। तो उसकी वजह से भी, तो अगर आपके एक पर्टिकुलर चैनल पे आसपास के लोग भी उसी चैनल पे डेटा भेज रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, उससे भी ट्रैफिक होता है, उससे भी क्या होता है, कोलिजन, तो उनकी वजह से भी आपके सिग्नल क्या हो सकते हैं, वीक, कि बहुत सारे लोग डेटा भेज रहे हैं। क्लियर है? Yes. इतना समझ में आ गया, तो वाईफाई हमारा समझ में आ गया, रेडियो फ्रीक्वेंसी में काम करता है, एक कवरेज एरिया होता है, वाईफाई अलायंस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वाईफाई सर्टिफाइड चीजें अप्रूव करती है। ठीक है, चीजें जान ली। अब मैंने बोलता कि वाईफाई में जो टेक्नोलॉजी है वाईफाई, वो कौन से फॉर्म में डेटा भेजती है, रेडियो फ्रीक्वेंसीज। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी क्या होती है, किसी को पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मीडियम तो वायरलेस है, मतलब ये यहाँ पर हवा से भिजवा रहे हो, फ्रीक्वेंसी होती है, अभी बताता हूँ। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है टू सेंड वायरलेस सिग्नल। अगर आपको जो वायरलेस सिग्नल भेजने होते हैं तो सेंडर जो होता है वो क्या अप्लाई करता है, ऑल्टरनेटिंग करंट कहाँ अप्लाई करता है, एंटीना में। जो वाईफाई का आपके एंटीना देखे होंगे ना, तो उसमें क्या होता है, जो आपके वाईफाई में एंटीना देखे होंगे, पक्की बात, आपके पीछे से पावर देनी पड़ती है ना उन्हें, तो करंट की वजह से क्या हो रहा है, वहां पर आपके करंट आ रहा होगा आपके डिवाइस के अंदर, तो वो उन करंट को किस में कन्वर्ट कर रहा है, वायरलेस के सिग्नल में, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है उस सिग्नल की वजह से। और वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आप क्या करते हो, वेव बनाती है। ठीक है, तो जब भी आप डेटा भेज रहे हो तो सेंटर क्या अप्लाई करता है, ऑल्टरनेटिंग करंट टू एंटीना। उस एंटीना में जब करंट आता है तो क्या क्रिएट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या प्रोपेगेट होते हैं, वेव्स, सिग्नल्स की वेव। उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होती है, वेवें निकल रही होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी की। और वही फ्रीक्वेंसी जो वेव निकल रही है, वो ये ना बिट्स की फॉर्म में, तो वेव की फॉर्म में बता दिया, 0 या 1 को हमने किसकी फॉर्म में कर दिया, वेव की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अब ये वेव है किस कैसे मेजर करेंगे, कैन बी मेजर इन मल्टीपल वेज, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसीज। अब एम्पलीट्यूड जानेंगे, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी देखो यहाँ पर ये एपी है, जो दीवार से एपी है, ये दूसरा डिवाइस है, रिसीविंग डिवाइस। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दो टाइप के सिग्नल भेजे इसने, मानता हूँ, एक है रेड वाला, एक ब्लू वाला, डिफरेंशिएट है तो सिग्नल ही। एक का एम्पलीट्यूड क्या बोला, हाई बोला, एक का एम्पलीट्यूड वेरी लो है। हाई वाला देख पा रहे हो आप, जो सिग्नल है काफी स्ट्रांग है ना, काफी अच्छे से समझ में आएंगे कि क्या सिग्नल भेज रहे हैं। और एक सिग्नल क्या है, उसका एम्पलीट्यूड यानी जो स्ट्रांगनेस है उसकी क्या है, बहुत वीक, लो। रिसीव तो हो रहे हैं बट इसका एम्पलीट्यूड समझ गया कि एक सिग्नल कितना हाई जा रहा है, कितना लो जा रहा है, कितने स्ट्रांगली अपने आपको बता पा रहा है। क्लियर है, दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड।
जैसे मैं जिस तरीके से मैं अगर आराम से भी बोलूं तो आपको समझ में आ रहा होगा, बट मैं अगर आराम से बोलूं तो यही सिग्नल एक स्ट्रॉन्ग एम्पलीट्यूड में जा रहे हैं। क्लियर हुआ? सिग्नल तो मैंने उसी स्पीड से भेज रहा हूँ, बट यहाँ पर आप समझ रहे होगे। अगर मैं इसी चीज को इस तरीके से बोलूं तो जो स्ट्रॉन्ग ये सिग्नल आवाज तो इतनी है, बड़ी स्ट्रॉन्ग फॉर्म में आपके पास जा रहे हैं। क्लियर है? एम्पलीट्यूड समझ में आया? अब आता है फ्रीक्वेंसीज, दोनों इंटर रिलेटेबल है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एम्पलीट्यूड समझ में आ गया, एक सिग्नल की स्ट्रेंथ। अब फ्रीक्वेंसी और उतना इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी क्या बोला? एक पर्टिकुलर टाइम पे कितने अप एंड डाउन साइकिल है, उससे पता चलता है कि आप कितने सिग्नल एक बार में भेज पाते हो, ना कि कितने बिट्स एक बार में भेज पाओगे। फ्रीक्वेंसी, और ये तो मैंने बिट्स बता दिए वायर्ड कनेक्शन में। अब ऐसे ही एक पर्टिकुलर टाइम पे आप कितनी वेव भेज पा रहे हो, वो होती है फ्रीक्वेंसीज। तो द मेजर फ्रीक्वेंसी कैसे मेजर करते हैं? नंबर ऑफ अप एंड डाउन साइकिल पर गिवन यूनिट टाइम। पर यूनिट गिवन टाइम यानी तो सेकंड्स ले लो, जो आपको टाइम मेजर करना है कि एक सेकंड में कितने अप एंड डाउन है, एक मिनट में कितने अप एंड डाउन है, 30 सेकंड में कितने अप एंड डाउन है। तो ये इतने मिनट में, इतने टाइम ड्यूरेशन में इतने अप एंड डाउन के साइकिल आ रहे हैं, तो दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो देखो हमेशा फ्रीक्वेंसी कैसे मेजर की जाती है हमारी? हर्ट्ज में। जो आपकी बिट्स आ रही है हम उसे हम क्या मेगा बिट्स पर सेकंड में कैलकुलेट करते हैं। ऐसी जो आपकी वेव्स जो अप एंड डाउन की साइकिल आ रही है हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? हर्ट्ज में। ध्यान रखना, वायरलेस में जो आपका यूनिट होता है मेजर करने के सिग्नल को क्या बोलते हैं? हर्ट्ज। तो देखो एक हर्ट्ज क्या होता है? साइकिल पर सेकंड, यानी अप एंड डाउन साइकिल, यानी एक अप गया सिग्नल फिर एक लो गया। देखो अगर ये स्टार्ट हुआ और फिर ये एक साइकिल ये होती पूरी, एक पूरा अप गया और एक लो। फिर जो अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये दूसरा, हाँ, ये तीसरी साइकिल, चौथी साइकिल। अब मैंने बोला यहां से लेके यहां तक 1 सेकेंड हुआ, तो 1 सेकेंड में कितने अप एंड डाउन साइकिल है बताओ? बिल्कुल, मतलब कि ऐसे में चलिए, 1, 2, 3। तो मैं बोलूंगा यहाँ पर कितने 4 हर्ट्ज के सिग्नल जा रहे हैं पर सेकेंड। क्लियर है? फ्रीक्वेंसी समझ में आई कि कितने आप साइकिल अप एंड डाउन पर यूनिट ऑफ टाइम। मैं तो सेकंड्स में ले रहा हूँ, आप मिनट में भी ले सकते हो। क्लियर? और इसका एम्पलीट्यूड पता चलेगा कितना स्ट्रॉन्ग है ये सिग्नल, लो है या हाई एम्पलीट्यूड वाला सिग्नल है। क्लियर है? ऐसे किलोहर्ट्ज यहाँ पर अब यूनिट लिख दिए। किलोहर्ट्ज क्या होता है? 1000 साइकिल पर सेकेंड, साउंड नहीं सेकेंड्स। ठीक है? मेगाहर्ट्ज क्या होते हैं? 3 जीरो और बढ़ा दो उसमें 1000 में, कितने हो गए? 10 लाख साइकिल पर सेकेंड। गीगाहर्ट्ज, तो 3 जीरो और बढ़ा दो, करोड़ों में आ जाएगा। तो 3 जीरो और बढ़ा दो, टेराहर्ट्ज आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर हम यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसी, देखो यहाँ पर वही एपी और यहाँ पर अब यहाँ पर दो सिग्नल है कि हाई फ्रीक्वेंसी यानी एक पर्टिकुलर टाइम पे ज्यादा सिग्नल भेज पा रहा है वो। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने बोला यहाँ पर 1 सेकंड, यहाँ पर 1 सेकंड का टाइम ड्यूरेशन है। टाइम मैंने मान लिया 1 सेकंड का टाइम है। अब देखो रेड जो ब्लू वाली है, मुझे बताओ इसमें कितने साइकिल जा रहे, इसमें कितने, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ब्लू वाली की 1 सेकंड में कितनी आ रही है? 4 हर्ट्ज वाले सिग्नल भेज पा रही है। और लाल वाली बता दो। सोलह। तो समझ रहे हो? तो यहाँ पे बताओ कौन से वाले सिग्नल में ज्यादा ज्यादा डेटा भेज पाएंगे हम? हाई फ्रीक्वेंसी वाले में, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम में हम ज्यादा बिट्स को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, ज्यादा सिग्नल भेज पा रहे हैं ना। तो दिस इज नोन है हाई फ्रीक्वेंसी। क्लियर है यहाँ पर? तो देखो रेडियो फ्रीक्वेंसी कैसे मेजर करते हैं, जिसमें आता है कुछ यूनिट ऑफ टाइम में होता है, और उस पर्टिकुलर टाइम में आपकी कितना एक साइकिल समझ में आ गई, अप एंड डाउन मिला के एक साइकिल बनती है। तो अभी जो मैंने आपको बताया था, जैसे कि एक सिग्नल गए, इसने 1 सेकंड में 4 भेज पा रहा है। द अमाउंट ऑफ टाइम यानी अब यहाँ पे देखो अनदर इंपॉर्टेंट टर्म इज पीरियड, द अमाउंट ऑफ टाइम ऑफ 1 सेकेंड। अब आपने देख लिया यहाँ पर 4 हर्ट्ज की तो फ्रीक्वेंसी आपकी, कि 1 सेकंड में 4 हर्ट्ज के सिग्नल भेज पा रहे हैं। अब 4 साइकिल होंगी। अब पीरियड क्या होता है? अब ये बताओ एक साइकिल को कंप्लीट होने में 1 सेकंड में कितना टाइम लग रहा होगा? तो हाँ, 0.25 सेकंड, क्योंकि देखो 0.25 सेकंड, 0.2 सेकंड, 0.50 सेकंड हो गए, फिर अगले 50 सेकंड यानी 1 सेकंड बन जाएगा पूरा मिला के।
तो मैंने देख लिया कि मेरे को इन टोटल टाइम क्या लग रहा है एक साइकिल को, क्लियर है। तो पीरियड क्या होता है, एक साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, दिस इज नोन एज पीरियड। तो हमारे पास ना बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज होती है, बहुत सारी। कुछ हमें अलाउड होती है यूज करना, कुछ हमारे को इंटरनेशनल बॉडी नेशनल बॉडी मना कर देती है, क्योंकि उनका अपना डेटा भेज रहे होते हैं, ठीक है, उनको हम एक्सेस ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल देखो, जो हमारे पास ना फ्रीक्वेंसी की रेंज ना बहुत सारी है, 400 टेराहर्ट्ज से लेके 790 टेराहर्ट्ज तक हमारे पास क्या बहुत सारी फ्रीक्वेंसी की रेंज है, रेडियो फ्रीक्वेंसी की। अब देखो, जितनी भी रेडियो फ्रीक्वेंसी 30 मेगाहर्ट्ज से अबव होती है और कहां तक होती है, हमारे पास जो होती है, इनके मल्टीपल पर्पसेस हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके ना फ्रीक्वेंसी की रेंज लिखी हुई है। एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी क्या बोलेंगे, 3 से 3 हर्ट्ज, बहुत स्लो सिग्नल जाएंगे। सुपर लो फ्रीक्वेंसी यानी 30 हर्ट्ज से 30,000, तीन सौ हर्ट्ज, ऐसी बहुत सारी है, ठीक है। यहाँ पर ये होगी विजिबल। हाँ, एक सेकंड दो। तो देखो, जो ये आपके टेलीविजन के ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, माइक्रो ओवन है, ये कौन सी कितनी फ्रीक्वेंसी में काम करता है, 300 से 3000 मेगा हर्ट्ज में काम कर रहा है, मेगा हर्ट्ज में, क्लियर है। इसे बोलते हैं अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसीज। ऐसे ही यहाँ पर जो आप यहाँ पर वाईफाई यूज करोगे, देखो भी यहाँ पर आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ होगा, हाँ, वायरलेस भी इन्हीं फ्रीक्वेंसीज में काम करता है। यहाँ पर देखो कौन कौन यूज करता है, टेलीविजन, माइक्रो ओवन, माइक्रोवेव डिवाइसेस, रेडियो एस्ट्रोनॉमी, मोबाइल फोन, वायरलेस लैन, ब्लूटूथ, जिगबी, जीपीएस, ये सारी वायरलेस की टेक्नोलॉजीज हैं, ये सारी इसी रेंज में से किसी एक पर्टिकुलर रेंज को यूज करती होगी, क्लियर है, ठीक है। सुपर हाई फ्रीक्वेंसीज भी होती है, ठीक है, जो सैटेलाइट रेडार ये सब चीजें यूज कर रहे होते हैं, ताकि और ज्यादा डेटा रियल टाइम पे मिल पाए, क्लियर है। ऐसी बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हैं, यहाँ पर देख लोगे, पढ़ के समझना। डन। अब देखो, आपने रेडियो फ्रीक्वेंसी में जो आपको दो बैंड समझने हैं, यानी दो आपको फ्रीक्वेंसी ज्यादातर समझनी है, क्या 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज, बोलते हैं ना 2G 5G, यही है 2G 5G। तो देखो, वायरलेस आपका आता है ना 2.4 गीगाहर्ट्ज की स्पीड बैंड, एक होता है ना 2.4 गीगाहर्ट्ज सपोर्ट करता है, एक 5 गीगाहर्ट्ज भी सपोर्ट करता है, ड्यूल बैंड है। तो यही बता रहा है, हमारे पास दो मेजर बैंड है जो आपको पढ़ने हैं वायरलेस में, एक है 2.4 गीगाहर्ट्ज का बैंड और एक है 5 गीगाहर्ट्ज का बैंड। बैंड यानी इन रेंज के अंदर बहुत सारे सिग्नल होंगे, इस रेंज के अंदर बहुत सारे फ्रीक्वेंसी की रेंजेस होंगी, उनमें से हम यूज कर पा रहे हैं। तो देखो, इन पॉइंट को लिख लीजिएगा, यहाँ पर पहले सुन लेते फिर लिख लेंगे। तो 2.4 गीगाहर्ट्ज एक्चुअली सिर्फ 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी नहीं भेज रहा, इसके अंदर ना बहुत सारे चैनल्स हैं जिसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसी जा रही होगी। उसकी स्टार्टिंग रेंज कहाँ से होती है, 2.400 गीगाहर्ट्ज से, और कहाँ तक, 2.4835 गीगाहर्ट्ज तक, ठीक है। इस रेंज में बहुत, ये है तो 2.4 की रेंज ही, तो यही हम यूज कर सकते हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज के लिए, ठीक है। ऐसे ही 5 गीगाहर्ट्ज की जो ऐसे जो 5 गीगाहर्ट्ज का बैंड है, जो डिवाइस 5 गीगाहर्ट्ज की रेंज सपोर्ट करता है, वो सिर्फ 5 गीगाहर्ट्ज पे नहीं, वो कहाँ सपोर्ट, कौन कौन सी सिग्नल फ्रीक्वेंसी यूज कर सकता है, 5.150 गीगाहर्ट्ज टू 5.825 गीगाहर्ट्ज तक। यहाँ पर उसकी वो भी लिखी हुई है, क्या क्या वो है, ठीक है। अब देखो, एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, फिर लिख लेना प्लीज। 2.4 गीगाहर्ट्ज का बैंड टिपिकली क्या प्रोवाइड करता है, ये ओपन स्पेस में बेटर, एक तो ओपन स्पेस में ज्यादा दूर तक डेटा भेज देगा, प्लस बेटर पेनिट्रेशन ऑब्स्टेकल, यानी दीवार विवार के भी आर पार चले जाता है। इसकी इस फ्रीक्वेंसी की ये खासियत थी, ऐसे नहीं कि ये फ्रीक्वेंसी इतनी लो नहीं थी कि ये जो वॉल है इसको पेनिट्रेट ना कर पाए। सिग्नल यहाँ पर एब्जॉर्ब तो होंगे, बट अधिकतर सिग्नल पास हो जाते थे वॉल के, ठीक है। ऐसे ही मोर डिवाइसेस टेंड टू यूज 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड, सो इंटरफेस कैन बी अ बिगर प्रॉब्लम। इंटरफेरेंस बताऊंगा, यानी देखो बहुत सारे डिवाइस 2.4 गीगाहर्ट्ज का यूज कर रहे हैं, रविंद्र जी आप भी कर रहे हो, मैं, हम तीनों हैं, आसपास और भी लोग अधिकतर 2.4 गीगाहर्ट्ज यूज कर रहे हैं। जब सारे लोग इन्हीं फ्रीक्वेंसी में काम कर रहे हैं, तो मल्टीपल सिग्नल जा रहे होंगे 2.4 गीगाहर्ट्ज पे, तो क्या होगा, इंटरफेरेंस। मैं और रविंद्र जी बात कर रहे हैं, इतने में नवीन जी कुछ पूछ दे, तो क्या होगा, इंटरफेरेंस क्रिएट होती है। हम बातें कर रहे हैं, इतने में नवीन जी बोलो, मैं भी पूछूंगा, मैं भी पूछूंगा, मैं भी पूछूंगा, तो क्या हो रही है, इंटरफेरेंस ना। ऐसे सिग्नल्स में भी इंटरफेरेंस क्रिएट होती थी, क्लियर है। अब हमारे पास देखो, बट ये जो प्रॉब्लम है 5 गीगाहर्ट्ज में नहीं थी, ठीक है। अब देखो, हमारे पास वाईफाई 6 भी आ गया है, जो और अच्छी रेंज, जो किस कौन सी रेंज में काम करता है, 6 गीगाहर्ट्ज, ठीक है।
इसके पास और ज्यादा डेटा भेज पाएगा एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में। आप देख पा रहे हो 2.4 गीगाहर्ट्ज में इतने हर्ट्ज क्या है, कितने अप एंड डाउन ना, तो इतने हर एक चैनल पे इतने इतने आप डेटा भेज सकते हो एक पर्टिकुलर सेकंड पे। तो अब लोग कॉमनली यूज इसे करते थे, फिर 5 गीगाहर्ट्ज आया, अब कौन सा आ गया, वाईफाई 6, यानी 6 गीगाहर्ट्ज पे काम कर रहा होगा वो। लिख लीजिए यहाँ पर रेडियो फ्रीक्वेंसी के बारे में चीजें, आराम से पढ़ना, देख के लिखना। बात करें भी ऑन करने हैं, 5 गीगाहर्ट्ज ऑन करने का, मतलब कि और डिवाइस सपोर्ट नहीं कर पाते 5 गीगाहर्ट्ज। हाँ, जो डिवाइस 5 गीगाहर्ट्ज की चीजें सपोर्ट करेगा सिर्फ वही जुड़ सकता है, वरना 2.4 गीगाहर्ट्ज वो 5 गीगाहर्ट्ज की सिग्नल भेज नहीं पाएगा, ना रिसीव कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा क्या। हमारे फोन में ऑन रहते हैं, दूसरे डिवाइस कनेक्ट करते हैं उसमें शो ही नहीं करता वो, क्योंकि दूसरा डिवाइस शो नहीं करता होगा ना, मतलब क्या बोला आपने, समझाता हूँ। फिर फोन का हॉटस्पॉट ऑन करते हैं, हाँ तो ऑप्शन आता है 2.4 गीगाहर्ट्ज का, 5 गीगाहर्ट्ज, हाँ 5 गीगाहर्ट्ज कनेक्ट कर देते हैं, और यदि दूसरे डिवाइस एलईडी वगैरह कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो उसमें शो ही नहीं करता क्योंकि है। अच्छा, उसमें क्योंकि वो सपोर्ट ही नहीं करता, वो आपने 5 गीगाहर्ट्ज ले लिया, 5 गीगाहर्ट्ज में वो उसको ऑप्शन ही नहीं है, 2.4 गीगाहर्ट्ज में करता है वो। हाँ हाँ, तो 5 गीगाहर्ट्ज आपका डिवाइस सपोर्ट नहीं करता ना। आपने वाईफाई को किस, अब जो आपने हॉटस्पॉट दिया, अब वो 5 गीगाहर्ट्ज के हिसाब से बना है, बट जो रिसीविंग डिवाइस है वो भी तो 5 गीगाहर्ट्ज सपोर्ट करना चाहिए, वो नहीं कर पाएगा। तो आपकी सिग्नल, क्योंकि आपका एपी भी अपने आप को बता रहा होता है, "हे, मैं नवीन एपी हूँ, मैं नवीन का नवीन फोन वाईफाई", अपने बारे में भी तो बताएगा उसके। अब जैसे अपने बारे में भी बताएगा और फिर आपको डेटा भी भेज पाएगा ना। अपने बारे में कैसे बता रहा है वो, ये सिग्नल से बता पा रहा है, उसके पास वो समझ नहीं पाता क्या सिग्नल आ रहे हैं 5 गीगाहर्ट्ज वाले, तो कैसे बता पाएगा, है ना। समझो नहीं क्या बोला मैंने, तो वो 2.4 गीगाहर्ट्ज में दिखता है ना, क्योंकि 2.4 गीगाहर्ट्ज का सिग्नल समझ लेता है वो, इतनी सारी फ्रीक्वेंसी वो कैप्चर कर पा रहा है और अंडरस्टैंड भी कर पा रहा है, तो आपको शो कर देता है रिसीविंग डिवाइस की, हाँ भाई ये नवीन जी का वाईफाई खुला हुआ है, हॉटस्पॉट। क्लियर। अगर वो डिवाइस भी 5 गीगाहर्ट्ज सपोर्ट कर पाता तो तुरंत शो करता है वो आपको। आगे चलते हैं, तो देखो हमारे पास ना, जैसे मैंने आपको बताया, ये चैनल्स थे जो आपको जानना पड़ने, 2.4 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज। तो हर चैनल, हर बैंड हमारे मल्टीपल चैनल्स पे डिवाइडेड है, 2.4 गीगाहर्ट्ज भी और 5 गीगाहर्ट्ज भी। ठीक है। अब देखो, डिवाइस आर कॉन्फ़िगर्ड टू ट्रांसमिट एंड रिसीव ऑन वन ऑफ दीज चैनल, वन और मोर। देखो, या तो आप कर सकते हो एक ही चैनल पे, आपने 2.4 गीगाहर्ट्ज में एक चैनल ले लिया, सपोज एग्जांपल, अभी चैनल मत मान लो, एक चैनल है, आपने बोला इसी चैनल पे मैं डेटा सेंड भी करूंगा, रिसीव भी करूंगा, तो कोलिजन हो सकते हैं इसमें। अब आपने बोला मैं चैनल भेजने के लिए मैं डेटा ट्रांसमिट करने के लिए 2.4 गीगाहर्ट्ज में से एक चैनल ले लेता हूँ, और रिसीव करने के लिए 2.4 गीगाहर्ट्ज में से एक दूसरा चैनल ले लेता हूँ, तो ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। तो 2.4 गीगाहर्ट्ज के जो बैंडविड्थ है वो डिवाइड होते हैं मल्टीपल चैनल्स पे। हर चैनल के अंदर कितनी रेंज होती है, 22 मेगाहर्ट्ज की वो होती है, रेंजेस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पर देखो, चैनल 1 से लेकर कहाँ है हमारे पास, 14 तक। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसकी 2. कहाँ से शुरू होते हैं, 2.4 गीगाहर्ट्ज 2.12 से, देखो यहाँ से फ्रीक्वेंसी इतने मेगाहर्ट्ज इतने मेगाहर्ट्ज भेजता होगा इस चैनल के अंदर। फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, 2.401 से लेके 2.4
22 है इसके अंदर, 22 मेगाहर्ट्ज की रेंज है इसकी। अब जो अगली शुरू हो रही है 2.406 से शुरू, जो चैनल 2 है 2.4 गीगाहर्ट्ज के अंदर ना मल्टीपल चैनल्स है, और ये चैनल ना ओवरलैप भी करते हैं। आप देख पा रहे होगे 2 पॉइंट, जो चैनल 1 है इसकी रेंज कहाँ से, फ्रीक्वेंसी की कितने फ्रीक्वेंसी पे सकता है, 2401 से लेके 2423 तक। ऐसी चैनल 2 के अंदर क्या है, 2406 से लेके 2428, 22 है इसके अंदर भी इन टोटल, 22 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होगी। हाँ है। प्लस आप देख रहे होगे 2.406 तो इस वाले चैनल के अंदर भी आ रहा होगा, आ रहा है ना सर, Yes. और ये अलग चैनल भी है। तो हमारे ओवरलैप हो रहे हैं कुछ कुछ सिग्नल्स, कुछ कुछ फ्रीक्वेंसी हमारे चैनल्स में ओवरलैप होती है, दिखाऊंगा कैसे होती है। तो ये सारी हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं, उनकी रेंजेस हैं, ठीक है, जो 2.4 गीगाहर्ट्ज पे डिवाइसेस काम करते हैं। अब देखो, ये अब देखो चैनल्स टॉपिक डालेंगे इस चैनल, तो देखो यहाँ पर क्या है चैनल्स के बारे में, तो हम समझ में आ गए 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, 5 गीगाहर्ट्ज, हर फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या है, बहुत सारे चैनल्स है, बैंडविड्थ बैंड थी वो, हर बैंड के अंदर बहुत सारे चैनल्स होते हैं। तो देखो मैं 2.4 गीगाहर्ट्ज की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे चैनल ना ओवरलैप कर रहे हैं। जैसे देखो मैंने चैनल 1 से लेके 14 तक बताया था ना आपको, तो यहाँ पर देखो चैनल 1 की कुछ जो रेंज थी वो यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ चल रही थी 2.4 2423 चल रही थी। अब देखो जो चैनल 2 है वो शुरू जहां से होता है 2406 से शुरू होता है, तो उसके कुछ चैनल हमारे ओवरलैप हो रहे हैं ना 1 पे, ऐसे 3 के भी कुछ ओवरलैप हो रहे हैं 1 से, और 2 से भी, 4 के भी हो रहे हैं, 5 के भी हो रहे हैं। तो जो ओवरलैप होते हैं ना इसमें हमारी क्या होती है, इंटरफेरेंस क्रिएट हो जाती है। समझ रहे हो, आपने चैनल 2 ले लिया, आपने चैनल 1 ले लिया डेटा भेजने के लिए, बट इसके कुछ फ्रीक्वेंसीज हमारी ओवरलैप हो रही है, तो यहाँ पर क्या होता है, इंटरफेरेंस हो सकती है और होती भी है। ठीक है, तो देखो पढ़ते हैं, इन अ स्मॉल वायरलेस लैन विद ओनली वन एपी सिग्नल यू कैन यूज एनी चैनल। अगर आपके पास सिर्फ एक ही एपी आसपास, तो आप कोई भी चैनल यूज कर सकते हो एक, ठीक है। हाउएवर इन लार्ज डब्ल्यू लैन, यानी आपका क्या है, वायरलेस का लैन बना रखा है जिसमें बहुत सारे एपीज है, आपके घर के पास है, या फिर मैं बोल रहा कंपनी है, कंपनी के परस्पेक्टिव दे रहा हूँ, मल्टीपल एपीज है हमारे यहाँ पर। देखो यहाँ पर NS3ADU, ये सारे क्या एपीज, ये भी कुछ चैनल पे काम कर रहे होंगे सारे के सारे, मानते हो ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ओवरलैप हो जाएंगे, तो क्या होगा, इंटरफेरेंस हो जाएगी डेटा की भेजने की। डेटा ओवरलैप होगा तो कोलिजन होंगे, कोलिजन में डेटा हमारा थोड़ा लेट पहुंचेगा, चैनल फ्री है नहीं है, क्लियर है। तो देखो क्या होता है, इट इज इंपॉर्टेंट कि हम जो हमारे एपीज होते हैं एडजेसेंट एपी, यानी जैसे AP1 AP2 AP3 AP5, मेरी कंपनी के 5 एपी आसपास एक पर्टिकुलर रेंज में, तो मैं इनको ऐसे कॉन्फ़िगर करता हूँ ताकि ये जो चैनल यूज करे 2.4 गीगाहर्ट्ज में, वो नॉन ओवरलैपिंग चैनल हो, कम से कम क्या हो वहां पर, ओवरलैप हो। तो देखो जो चैनल 1 6 और 11 है, आप देखो यहाँ पर मार्क किया हुआ है, क्या ये ओवरलैप कर रहे हैं किसी भी चैनल से, क्या चैनल 1 के साथ ओवरलैप कर रहा है, चैनल 6 11 के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो यही 3 ऐसे चैनल हैं जो एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं कर रहे, बाकी चैनल्स कर रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर है। ये ऐसे चैनल है जो चैनल 1 6 और 11 है, दीज आर रिकमेंडेड, क्योंकि ये ओवरलैप नहीं कर रहे होते एक दूसरे के साथ। 1 कर रहा है ओवरलैप 6 के साथ, इसकी कोई भी फ्रीक्वेंसी आ रही होगी 6 में, 11 की कोई भी फ्रीक्वेंसी आ रही होगी 1 में, तो ये क्या है, नॉन ओवरलैपिंग चैनल्स। ठीक है, डन है। तो देखो जो आपको पढ़ना है CCNA में, रिमेंबर 1 6 और 11 क्या होते हैं हमारे नॉन ओवरलैपिंग चैनल, किसके अंदर, 2.4 गीगाहर्ट्ज की जो हमारी बैंडविड्थ है, ध्यान रखना है इस चीज को। तो यहाँ पर आप पीछे जाओगे, पीछे पढ़ोगे, तो चैनल 1 के अंदर कितनी हमारे पास रेंज है, यहाँ देखो चैनल 1 6 और 11 है ना, तो कॉपी में लिखो यहाँ पर, चैनल 1 की रेंज क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी रेंज कहाँ से शुरू हो रही है, ये लिखो, वहां पर लिखना चैनल 1 6 एंड 11 आर नॉन ओवरलैपिंग चैनल इन 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड। मेंशन कीजिएगा यहाँ पर कौन कौन से हो, 1 के बारे में लिखिएगा, फिर 6 का लिखिएगा कि कहाँ से लेके कहाँ तक फ्रीक्वेंसी है इसके अंदर।
लिख लिया 6 भी यस और 11 लिखो एक बारी अलग लाइन में। आप खुद देख लेना, आप खुद मतलब लिख के बता रहा हूँ, आप एक बार खुद देखना कि क्या कोई भी सिग्नल कोई भी फ्रीक्वेंसी ओवरलैप कर रही होगी इन तीनों चैनल में एक दूसरे के साथ। इसलिए 1 6 और 11 क्या बोलते हैं हम, नॉन ओवरलैपिंग चैनल्स होते हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज की बैंड में। ठीक है, क्योंकि जो 2.4 गीगाहर्ट्ज की बैंड थी इसमें बहुत सारे ओवरलैपिंग चैनल्स थे, और सिर्फ 1 6 और 11 क्या मेजरली ऐसे चैनल्स हैं जो नॉन ओवरलैपिंग है। तो हम एक दूसरी चीज, 5 गीगाहर्ट्ज के बैंड में नॉन ओवरलैपिंग चैनल होते ही, मतलब कि कंसिस्ट नॉन ओवर सॉरी 5 गीगाहर्ट्ज की बैंड के चैनल में ओवरलैपिंग चैनल्स होते ही नहीं है। इसमें जितने भी बैंड होंगी, जितने भी चैनल्स होंगी, फ्रीक्वेंसी होंगी, क्या होंगी, नॉन ओवरलैपिंग चैनल्स कंसीडर करते हैं 5 गीगाहर्ट्ज के अंदर। इसलिए 5 गीगाहर्ट्ज ज्यादा फास्ट है, बोलते हैं ना 5G आगे फास्ट है। क्यों फास्ट है, क्योंकि उसमें बहुत कम क्या है, बहुत कम क्या ओवरलैपिंग चैनल्स है ही नहीं, कोलिजन नहीं होंगे, डेटा जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। क्लियर है, और ज्यादा फ्रीक्वेंसी भी है, एक पर यूनिट ऑफ टाइम में हम ज्यादा अमाउंट डेटा भेज सकते हैं। रविंद्र जी रिलेट कर पा रहे हो, नवीन जी? यस ठीक है, इसलिए ये बढ़िया होता है। अब देखो, जब जैसे मैंने बताया था ना कि वन, अब आपको, आप मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में बहुत सारे एपी, आप किसी मॉल में जाते हो, एक मॉल है, उनका अपना ही एपी का वायरलेस नेटवर्क होगा। तो वहां पर हम किस तरीके से एपी लगाए, एक कंपनी को हायर किया, भाई तुम हमारे यहाँ पर वायरलेस की कनेक्टिविटी करोगे, भाई यहाँ पर नेटवर्क इंटरनेट की कनेक्टिविटी मानते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एपी ऐसी रैंडमली लगा देते हैं, जैसे मैंने एक एपी लगाया है, इसके कुछ चैनल इसमें आ रहे हैं, तो क्या होगा, सिग्नल्स हमारे ओवरलैप हो जाएंगे, तो हमारे ठीक नहीं होता, वो डेटा ड्रॉप होने लग जाता है, कोलिजन होने लग जाएंगे। तो हम कैसे लगाते हैं, देखो, हम बेसिकली जो आप एपी लगाओगे यहाँ पर सराउंडिंग में, तो आप देखो एक एपी यहाँ पर देखो जो ब्लैक में दिखा रहा है, कौन सा चैनल पे यूज, हमने कौन सा चैनल पे सेट किया है इसको, ट्रांसफर और रिसीव करने के लिए चैनल। फिर येलो वाला लगा दिया जो उसके नेबर एपी था, इसे कौन सा चैनल पे सेट किया हमने, X पे। उसके नेबरिंग वाला कौन सा सेट में किया, 11 में। तो 1 11 ऐसे करके हम लगाते ताकि हमारे एक इंटरकनेक्टिविटी रहे, बट कोई भी चैनल एक दूसरे के साथ ओवरलैप ना। ये दिखा रहा है कि इसकी रेंज हमारी इस रेंज में आ रही होगी सिग्नल में। इससे पता क्या होगा, कि जब भी आप मूव कर रहे होगा, एक बंदा है तो हमारे नेटवर्क के अंदर ही, तो उसको बार बार रिकनेक्ट नहीं करना पड़ेगा कि भाई उसे एपी से ज्वाइन करूँ, उसे एपी से ज्वाइन करूँ। वो तुरंत ही, अगर वो यहाँ से लेके यहाँ मूव कर रहा है, तो उसे अपना फोन पे बार बार किसी मल्टीपल एपी से कनेक्ट होना नहीं पड़ेगा, वो सीमलेसली यहाँ से मूव करते हैं। यहाँ पर देखो, वो एसीपी में कनेक्टेड था पहले, यहाँ पर था इस एपी से कनेक्टेड था, वो जैसे जैसे मूव कर रहा होगा ना, आसपास सारे एपी सेम कॉन्फ़िगरेशन में सेट है, तो उसको बार बार अपना डिवाइस निकाल के वापस नए एपी से जुड़ना नहीं पड़ रहा होगा। और यहाँ से मूव किया यहाँ तक, तो जितने भी एपी की रेंज आ रही है, क्योंकि सब इंटरकनेक्टिविटी यहाँ पर, एक ही एपी का नाम है, एक ही चीजें हैं, अलग अलग चैनल पर जरूर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो कनेक्टेड भी रहेगा नेटवर्क में मूव करते हुए, और ओवरलैप भी नहीं हो रहे चैनल्स। क्लियर है, ये तो दिखा रहा है रेंज है इस एपी की कितनी रेंज है, और ये एपी हमारे 11 सॉरी 1 नंबर चैनल पे सेट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखा, ऐसे तो ओवरलैप इसके कवरेज एरिया मिल रहे होंगे, बट ओवरलैप नहीं हो रहे होंगे सिग्नल्स। ठीक है, तो देखो, यूज चैनल 1 6 एंड 11, यू कैन प्लेस एपीज इन हनीकॉम्ब पैटर्न, ये हनीकॉम्ब पैटर्न है, मधुमक्खी का देखा है, ऐसे ही होता है, टू प्रोवाइड कंप्लीट कवरेज एरिया विदाउट इंटरफेरेंस बिटवीन चैनल। पूरा कंप्लीट एरिया कवर कर दिया हमारे हर एपी ने, और एक भी ओवरलैप नहीं हो रहा होगा चैनल का। तो ये स्टैंडर्ड है हमारे 802.11 के, कि जो हमारी पहले आई थी 802.11 कौन सी फ्रीक्वेंसी में काम करता है, वायरलेस 2.4 गीगाहर्ट्ज में। पहले सबसे पहले जो आई थी, मैक्सिमम कितना अमाउंट डेटा भेज पाती थी, 2 Mbps। फिर 802.11 वही है, बट आगे बी लिखा दिया, 2.4 गीगाहर्ट्ज की बैंड यूज करता है ये। अब कितनी स्पीड सपोर्ट कर पा रहा है, ऐसे बड़े। फिर देखो 802.11a, ये 5 गीगाहर्ट्ज पे काम करता है चैनल, ये जो जो आपका किसी भी डिवाइस में 5, देखो ये तो स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, कोई डिवाइस 802.11a सपोर्ट करता है, तो कौन सा फ्रीक्वेंसी सपोर्ट कर पाएगा,
और कितनी स्पीड दे पाएगा वो। स्टैंडर्ड से आपको ये भी समझ में आ जाएगा फ्रीक्वेंसी और कितनी एमबीपीएस भी करता है। फिर देखो 802.11g ये 2.4 गीगाहर्ट्ज पे काम करता है और कितनी मैक्सिमम स्पीड दे सकता है। 802.11n 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज दोनों सपोर्ट करता है और कितनी स्पीड भेज सकता है मैक्सिमम, देखते रहो। 802.11ac 5 गीगाहर्ट्ज की चीज सपोर्ट करता है, कितना डेटा भेज सकता है एक पर्टिकुलर टाइम पे, जीबीपीएस। ठीक है। 802.11ax 2.4 गीगाहर्ट्ज भी सपोर्ट करता है, 5 गीगाहर्ट्ज का बैंड भी और 6 गीगाहर्ट्ज का बैंड भी। ठीक है। तो यहाँ पर ये इसने बोला 4 टाइम्स ऑफ 802.11ac यानी इसका 4 टाइम्स। क्लियर है। इसको हम वाईफाई 4 के नाम से भी जानते हैं, वाईफाई 5 के नाम से भी जानते हैं और वाईफाई 6 के नाम। क्लियर है। बाकी का कोई नाम नहीं था यहाँ पर, तो इसको कॉपी में लिखना है या फिर बाद में लिखेंगे अपनी मेन कॉपी में। ठीक है। अब देखो यहाँ पर आईफोन फोन की स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं एग्जांपल। ये आईफोन फोन जो है देखो, अगर इसमें AC@5C लिखा हुआ यानी AC यानी AC, देखो AC क्या था हमारे पास यहाँ पर, ये वाला सब ये 5 गीगाहर्ट्ज का डिवाइस है। ठीक है। यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है कि भाई इसमें जो मैक्सिमम डेटा भेज सकता है ये वाला फोन आईफोन एक्स जो भी है इतना स्पीड भेज सकता है मैक्सिमम। इसके चैनल कौन सा है 80 मेगाहर्ट्ज का। ऐसी एक डिवाइस है 8a/n@5G सपोर्ट करता है। तो ए कौन सा था हमारा, ये रहा ए 5 गीगाहर्ट्ज। एन क्या हमारा यहाँ पर, ये रहा 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज दोनों। तो ये दिखा रहा है दोनों सपोर्ट कर सकता है। ऐसी एक है उसी के स्पेसिफिक दिखा रहा है आईफोन एक्स की, B/G/N@2.4 गीगाहर्ट्ज पे काम करेगा। बी क्या हमारा 2.4, जी क्या हमारा 2.4 गीगाहर्ट्ज, एन क्या हमारा 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज। बट बेसिकली किस पे काम करेगा 2.4 गीगाहर्ट्ज पे ही काम करेगा। क्लियर है। ये स्टैंडर्ड देख के समझ में आया कि इस स्टैंडर्ड डिवाइस में दिखाना पड़ता है कि कौन सा डिवाइस कितना चीजें सपोर्ट कर सकता है। क्लियर है। तो ये था हमारा बेसिक चीज है। अब थ्योरी, अब आते हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। तो यहाँ पर आपको टेक्निकल टर्म लिख समझनी है। तो हमारे पास पहली टेक्निकल टर्म आती है सर्विस सेट। अब ये सर्विस सेट क्या होता है वो बताएंगे। ठीक है। तो देखो 802 जो हमारा 802.11 यानी वाईफाई का जो हमारा होता है स्टैंडर्ड, उसने क्या होता है डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विस सेट होते हैं विच आर ग्रुप ऑफ वायरलेस नेटवर्किंग डिवाइस। यानी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ डिवाइस है जो एक सर्विस दे रहे हैं अपने नेटवर्क के अंदर। तो हमने किससे डिफाइन किया, सर्विस सेट से। तो डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विस सेट विच आर ग्रुप्स ऑफ वायरलेस नेटवर्क डिवाइसेस। 3 टाइप के सर्विस सेट होते हैं हमारे पास, इंडिपेंडेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैश। ये जो ग्रुप ऑफ डिवाइसेस है हमारे, क्या वो इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, कैसे काम कर रहे हैं, मैश बना के काम कर रहे हैं, ये किस तरीके से बिहेव कर रहे हो। ठीक है। ऑल डिवाइसेस इन द सर्विस सेट शेयर सेम एसएस आईडी। सर सर्विस सेट समझ में आ गई, ग्रुप ऑफ डिवाइसेस इन द वायरलेस नेटवर्क। 3 टाइप के होते हैं, इंडिपेंडेंट, मैश और किस तरीके से हम डिजाइन कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम करेंगे या मैश के टोपोलॉजी की तरह काम करेंगे। अब उतना ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास एक चीज टर्म लिखा है एसएसआईडी। ऑल डिवाइसेस इन अ सर्विस सेट शेयर द सेम एसएसआईडी। आपका फोन, मेरा फोन, ये हमका फोन, हम यहाँ पर क्या है सेम एक वाईफाई से कनेक्टेड है NS3 ADU। तो ये क्या करते हैं, इनका शेयर नेम क्या होता है, शेयर द सेम नेम यानी SSID। अभी देखो मेरे वाईफाई का नाम क्या आ रहा है यहाँ पर जिससे मैं कनेक्टेड हूँ, दिस इज द SSID जिससे आप डिफाइन कर पाते हो सर्विस सेट। सर्विस सेट आईडी SSID। क्लियर है, आइडेंटिफायर। तो देखना पड़ेगा ना आसपास, देखो मेरे आसपास बहुत सारे सर्विस सेट आ रहे हैं, अरे वो आ रहे हैं SSID आ रहे हैं, NS3 ADU, चिरयू, NS3 ADU, NS3 मेन, होम, एयरटेल। देख रहे हो ये सब क्या हमारे, इनको ये आपको लगेगा वाईफाई का नाम है बट टेक्निकल टर्म क्या बोलते हैं ना, SSID, सर्विस सेट आइडेंटिफायर। ह्यूमंस को ये SSID रीडेबल नेम होता है। ये SSID क्या होता है हमारा, ह्यूमन रीडेबल नेम विच आइडेंटिफाई द सर्विस सेट। SSID डज नॉट हैव टू बी यूनिक। भाई जरूरी नहीं है यहाँ पर NS3 ID हमने कर दिया तो आसपास मैंने बोला नवीन जी ने अपना हॉटस्पॉट खोला और अपना नाम क्या दे दिया NS3 सेम नाम दे दिया। तो सर्विस सेट आपके क्या जरूरी नहीं है कि SSID आपकी यूनिक हो। क्लियर है।
जरूरी नहीं है यूनिक हो, यूनिक हो वैसे रखते हैं ताकि हमें पता चले कि हम कौन से उससे कर रहे हैं, क्योंकि आपका अलग नेटवर्क है, हमारा नेटवर्क है। क्लियर है? रविंद्र जी को डाउट? नवीन जी? ठीक है, तो एसएसआईडी समझ में आया, सर्विस सेट समझ में आया। तीन टाइप थे सर्विस सेट के, इंडिपेंडेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैश। एसएसआईडी क्या होता है फिर, क्या पता चलता है इससे? एक तरीके से नेम है आपके वाईफाई का, एक्सेस पॉइंट का नाम है जिससे आप जुड़ना चाहते हैं। तो हम शुरू करेंगे इंडिपेंडेंट से। तीन टाइप के एसएसआईडी थे ना हमारे पास, सर्विस सेट थे हमारे पास, इंडिपेंडेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैश। ठीक है, तो देखो हम सर्विस सेट इंडिपेंडेंट वाला जान रहे हैं। इसमें क्या होता है, IBSS यानी इंडिपेंडेंट बेसिक सर्विस सेट इज अ वायरलेस नेटवर्क इन विच टू और मोर वायरलेस डिवाइसेस कनेक्ट डायरेक्टली विदाउट यूजिंग एन एपी। बिना किसी एपी के हम वायरलेसली कनेक्टेड है हमारे डिवाइसेस। ये सेंट्रल डिवाइस नहीं है, आप और मैं डायरेक्टली कनेक्टेड है, इंडिपेंडेंट है। हॉटस्पॉट, एयर ड्रॉप, अगर एयर ड्रॉप पे अगर एप्पल का फोन दिखा होगा तो उसमें एयर ड्रॉप होता है। ब्लूटूथ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, इसमें आप एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, नेटवर्क फॉर्म कर रहे हो, वायरलेस नेटवर्क है। बट यहाँ पर किसी सेंट्रल डिवाइस से कोई जरूरत नहीं है जिसके थ्रू आप, हम जैसे स्विच, या स्विच था हमारा सेंट्रल डिवाइस, ऐसी एक्सेस पॉइंट क्या होता है, सेंट्रल डिवाइस वायरलेस के नेटवर्क में। तो जब आप इंडिपेंडेंट तभी बोला जाएगा जब आप बिना किसी एपी के आप डायरेक्टली कनेक्टेड हो दो डिफरेंट, दो से अधिक या दो डिवाइसेस के साथ। इसी को हम क्या बोलते हैं, एडहॉक नेटवर्क। एडहॉक यही नाम है कि आप बिना किसी एपी के डायरेक्टली कनेक्टेड हो। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल आपको कोई फाइल भेजनी है, वो भी कौन से टेक्नोलॉजी, एयर ड्रॉप को यूज करके, एप्पल वालों के फोन में होता है। ठीक है, एंड इसकी क्या होती है, ज्यादा इसमें डिवाइसेस ऐड नहीं हो पाते, एक दो तीन चार, दो, बेसिकली दो। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पर देखो तीन पीसीज हैं, तीनों पीसी डायरेक्टली कनेक्टेड है। क्लियर है? हम यहाँ पर कोई सेंट्रल डिवाइस है यहाँ पर, हाँ, इनमें से किसी एक में इंटरनेट कनेक्टेड होगा तब कर पाओगे। बट ऐसा नहीं है कि आप, इनका मेजरली काम क्या होता है, एक दूसरे में फाइल शेयर करना। ठीक है, ब्लूटूथ के थ्रू आप इंटरनेट थ्रू एक्सेस करते हो, उनका काम तो फाइल शेयरिंग है वायरलेसली, है ना, ये तो शेयर कर रहे हो। ठीक है, अब आता है BSS। BSS क्या होता है वो जानते हैं? इंडिपेंडेंट समझ में आया, इंडिपेंडेंट यानी आप बिना किसी एपी के आप कनेक्टेड हो, ताकि आप वायरलेस नेटवर्क में। अब BSS पढ़ रहे हैं, BSS क्या हो रहा है, इज द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस सेट। जो BSS है एक तरीके से क्या है हमारा, इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले इंडिपेंडेंट पढ़ लिया, एडॉक बोलते हैं, और जो BSS है हमारा क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस सेट। चाहे BSS बोल लो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस सेट बोल लो, बात एक ही है। इसमें क्या होता है, क्लाइंट्स कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के वाई एंड एक्सेस पॉइंट। अब एक्सेस पॉइंट होगा तभी ये एक दूसरे का कनेक्ट हो पाएंगे। ये एक्सेस पॉइंट यहाँ पर पहले अपने बारे में स्पेसिफाई कर रहा होगा, हम सब डिवाइस इससे कनेक्ट होंगे, तो जितने भी लोग इस एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट होंगे आप उनको डेटा भेज सकते हो। क्लियर है? तो देखो BS, बट नॉट डायरेक्टली टू इट, मतलब आपको ये डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते एंड होस्ट, इनको एक एक्सेस पॉइंट चाहिए ही, तभी ये इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस सेट बनाता है। ठीक है, तो देखो BSS आईडी होती है इसमें, एक BSS आईडी क्या होती है, यूनिकली आइडेंटिफाई करती है हमें किसको, हाँ, SSID तो समझ में आ गया, ह्यूमन रीडेबल नेम। ऐसी जो इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारा यहाँ पर ऑफिस है, यहाँ पर हम डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, हम यहाँ पर एक SSID के थ्रू यहाँ पर नेटवर्क से कनेक्टेड है, और जो उस नेटवर्क में लोग कनेक्टेड है वाईफाई के थ्रू भी, वो दूसरे से डेटा भेज सकते होंगे। क्लियर है यहाँ पर? अब तो यहाँ पर देखो, समझना, तो जो एपी का नाम दिया होगा, हमने क्या दिया होगा, BSS आईडी बताई होगी। BSS आईडी यानी जो आपने नाम दिया है, जिससे आइडेंटिफाई होगा क्या, जैसे यहाँ पर क्या है, BSS आईडी क्या होगी हमारी गाइस, क्लियर है? अदर एपी कैन यूज द सेम SSID बट नॉट द BSSID। अब देखो जो अदर एपी होंगे वो नाम तो सेम रख सकते हैं हमारा, बट वो BSSID सेम नहीं रखेंगे। BSSID से ना यूनिकली आइडेंटिफाई होता है एक पर्टिकुलर एपी। अगर SSID तो किसी की भी सेम हो सकती है, बट BSSID हर एक एपी की क्या होगी, यूनिक होगी। तो BSSID इज यूनिकली टू आइडेंटिफाई द एपी। अब देखो अदर एपी कैन यूज द सेम SSID, यानी देखो हमारा जो, वो तो जो अभी मैंने NS3 ID दिखाया दैट इज SSID, बट कैसे आइडेंटिफाई, मैंने बोला कि सर तीन एक्सेस पॉइंट है यहाँ पर, तीनों का नाम NS3 ID है।
अब कैसे आइडेंटिफाई हुआ कौन सा वाला AP1 है, AP2, AP3? विद द हेल्प ऑफ BSS आईडी। तीनों AP की BSS आईडी क्या होगी? यूनिक होगी। ठीक है, एक तरीके से BSS आईडी क्या होता है? मैक एड्रेस ऑफ AP का। ठीक है, अब वायरलेस डिवाइस रिक्वेस्ट टू एसोसिएट विद BSS। अब आप सीधे ही वाईफाई से नहीं जुड़ते, आप पहले क्या करते हो? एक रिक्वेस्ट भेजते हो एसोसिएट करने के लिए BS क्या बोलते हैं, AP के साथ। ये AP भाई साहब, पहले मुझे आप डालते हो ना, पहले पासवर्ड डालते हो, ऑथेंटिकेशन करवाते हो। तो पहले आप एसोसिएट करवाते हो। जब आप एसोसिएट करवा लेते हो, फिर आपके जो क्लाइंट होते हैं या फिर जो आपके डिवाइस होते हैं वो क्या कर सकते हैं? डेटा शेयर कर सकते हैं। तो वायरलेस डिवाइस रिक्वेस्ट टू एसोसिएट विद BSS, बेसिक सर्विस आईडी, यानी पहले वो इस एपी से जुड़ेंगे। जैसे यहाँ पर जेरेमीज वाईफाई नाम दे रखा और BSS आईडी का दे रखी है। इस एपी का क्या? ना ना ना, BSS आईडी यानी मैक एड्रेस, जिससे यूनिकली आइडेंटिफाई होगा ये। क्लियर है? तो देखो, वायरलेस डिवाइस दैट हैव एसोसिएटेड विद BSS आर कॉल्ड स्टेशन और क्लाइंट। और देखो, अब जो भी अब ये तीनों लोग जुड़ गए, तो इन जो डिवाइस जुड़े हैं इनको क्या बोलते हैं हम? क्लाइंट भी बोलते हैं, या तो स्टेशन भी बोल सकते हैं। अब एरिया अराउंड AP वेयर इट सिग्नल कैन बी यूजेबल इज कॉल्ड BSA। ये तो AP है, ठीक है। ये अपनी एक कवरेज एरिया होगी, इसकी एक एरिया यहाँ पर उसके सिग्नल आ रहे होंगे, तो जो एरिया होगा आसपास उसे क्या बोलेंगे? बेसिक सर्विस एरिया, जहां तक इसकी रेंज जा रही होगी। आपके घर के वाईफाई की रेंज अनलिमिटेड थोड़ी है, एक रेंज है, उसे क्या बोलते हैं? रेंज को BSA। और जो नाम दे रखा है आपने अपने घर के वाईफाई का, वो क्या होगा? SSID। और जो मैक एड्रेस होगा उस वाईफाई का, वो क्या होगा? BSSID, जिससे वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो। ठीक है। तो वो है सेम वो SSID है, हाँ, और मतलब बदले कौन सा वाला? BSSID के, अरे की BSSID क्या होगी? यूनिक। मैक एड्रेस सबके यूनिक होते हैं, तो मैक एड्रेस को यहाँ पर किस नाम से बता रहे हैं? BSSID से। आपको चेक करना पड़ेगा उसका कि कौन सा वाला किस मैक एड्रेस पता होना पड़ेगा फिर। क्लियर है? देखो, क्लाइंट्स मस्ट कम्युनिकेट बाय AP नॉट डायरेक्टली टू ईच अदर। अब देखो, इस PC को डेटा भेजना है इस PC के पास वायरलेस में, तो ये डायरेक्टली नहीं भेजता। ये क्या करता है? ये डेटा इसके डेस्टिनेशन IPC की लगाएगा, पर डेटा भेजेगा वायरलेसली कौन जाएगा? पहले AP के पास, और AP भेजेगा, अच्छा इसके पास भेजना डेटा, फिर वो इसके पास भेजेगा। डायरेक्टली नहीं भेजते हम। क्या आपको लग रहा होगा जो भी लोग इस वाईफाई के कनेक्टेड होंगे वायरलेस में, हम डायरेक्टली भेज पाए उनको? नहीं, डेटा फिर भी AP के थ्रू जा रहा होगा, और AP भेजेगा कहाँ? इसके पास। क्लियर है? तो क्लाइंट मस्ट कम्युनिकेट बाय AP नॉट डायरेक्टली टू ईच अदर। क्या आपको लगे वायरलेस में नेटवर्क तो मैं और अभिजीत डायरेक्टली डेटा भेज सकते हैं दूसरे को? नहीं, हमारा डेटा AP के थ्रू हो गया फिर आपके पास जा रहा होगा। ये होता है ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाले का। ठीक है, बेसिक सर्विस सेट का। अब होती है ESS, एक्सटेंडेड सिस्टम आईडी। ESS सॉरी, एक्सटेंडेड सर्विस सेट। अब क्या होता है? देखो, मेरी कंपनी है यहाँ पर एक, ठीक है। मैंने मेरी कंपनी, अब मुझे ना क्या करना है? मेरी एक बहुत बड़ा एरिया, मेरा मॉल है, पूरा मॉल मेरा ही है। मैंने उसमें 5 EP लगा रखे कॉन्टिन्यूस, ताकि इंटरनेट कनेक्टिविटी भी रहे। तो मैं उसको ऐसे डिजाइन करता हूँ कि एक स्विच से मैंने एक्सेस पॉइंट लगाया, तो उसी स्विच से मैंने दूसरा एक्सेस पॉइंट भी लगाया। और मैंने इनको एक पर्टिकुलर रेंज में रख दिया। अब मुझे एक चीज बताओ, मैं दोनों को आसपास रख दूं तो कोई फायदा होगा? नहीं, मुझे तो अपना कवरेज एरिया बढ़ाना है। मैंने दोनों का नाम क्या कर दिया? SSID का कर दिया, जेरेमीज वाईफाई यानी NS3 रख दिया। और दोनों की देखो BSID अलग अलग है या सेम सेम है? मैक एड्रेस दोनों की अलग अलग हुई ना। तो जब क्या होगा? देखो, मुझे अपना एरिया एक्सटेंड करना है कि मेरा कवरेज एरिया, कोई मेरा एम्प्लॉय या फिर कोई मेरा क्लाइंट यहाँ पे मेरे नेटवर्क से कनेक्ट हो, और वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करे, तो उसको बार बार AP चेंज ना करना पड़े, उसके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी रहे तुरंत। वो अभी जैसे वो इस वाले सर्विस सेट में आया, इस वाले AP से जुड़ गया, उसने एसोसिएट करवा दिया, तो मूव कर चलते चलते इस तरह पहुंच गया। तो जैसे ही वो इस वाले APC रेंज से भर हट जाएगा, तो दूसरे AP के भी यहाँ पर सिग्नल्स आ रहे होंगे, वो इससे तुरंत ऑटोमेटिकली हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। उसको अपने फोन से यहाँ पर चेंज नहीं करना पड़ेगा, तुरंत हो जाएगा वो मूव करते करते यहाँ पे फ्रीली मूव कर सकता है। तो इसे क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड सर्विस सेट। जब आप अपनी रेंज बनाने के लिए एक और AP लगाते हो दूसरे उसी पॉइंट में, ताकि रेंज बढ़ जाए। नाम सेम है बट BSSID अलग है। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पर देखो, APs विद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? टू क्रिएट लार्जर वायरलेस लैन नेटवर्क बियॉन्ड अ रेंज ऑफ सिंगल AP। अगर आपकी सिंगल AP की रेंज पर्टिकुलर रेंज होती है, अब आपको अपनी रेंज एक्सटेंड करनी है, तो उसको क्या करते हैं? हम एक और AP लगाते हैं, नाम सेम डालते हैं, तो उस चीज को क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड सर्विस सेट।
APs with their own BSS are connected to wired network, यानी देखो हर एक AP किससे कनेक्टेड होगा, ठीक है। ईच BSS, देखो इसका BSS बने यानी बेसिक सर्विस सेट, जिससे ये डिवाइस कनेक्टेड है, इसका BSS अलग है, ठीक है। ईच BSS यूजेस द सेम SSID, दोनों के नाम सेम है, बट इन दोनों के BSS आईडी सॉरी SSID सेम होगी, BSS आईडी क्या होगी दोनों की, हाँ। ईच BSS यूजेस डिफरेंट चैनल टू अवॉइड, नाम सेम है चैनल अलग है, चैनल अलग क्यों है, ताकि क्या ना हो ओवरलैपिंग चैनल्स, अगर सेम चैनल पे डेटा वो भी भेज रहा है भेजना क्या होगा, इंटरफेरेंस हो जाएगी। तो देखो मैंने बताया चैनल 1 और 6, तो आपने इस एपी को सेट किया चैनल 1 पे, इस एपी को सेट किया चैनल की कनेक्टिविटी तो रहे, but जो डेटा भेजने के लिए मैं जो चैनल यूज कर रहा हूँ मैं एक डिफरेंट चैनल यूज कर रहा हूँ कि वहां पर हमारा इंटरफेरेंस ना। क्लियर। क्लाइंट कैन पास बिटवीन एपीज विदाउट हैविंग टू रिकनेक्ट, अब जब क्लाइंट मैंने बताया यहाँ से यहाँ तक मूव करा तो वापस रिकनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस बीएसएस 1 में, ठीक है। वो जब मूव करेगा तो उसको क्या एक्सपीरियंस होगा, सीमलेस, जैसे आपका फोन का नेटवर्क है यार, आप क्या मल्टीपल टावर से कनेक्ट करते हो, नहीं, ऑटोमेटिकली आप डिफरेंट डिफरेंट कवरेज में मल्टीपल टावर से कनेक्ट होते हुए जा रहे होते हो, दो वो अलग टावर है, फिर भी आप कनेक्ट हो पाते हो ना, क्यों, क्योंकि इन चीजों की वजह से, ईएसएस की वजह से, फोन का अपना नेटवर्क है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे बोला जो मैंने बताया था ना, जब एक एक क्लाइंट यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कर रहा है तो पर्टिकुलर सिनेरियो क्या बोलते हैं, रोमिंग, ठीक है। दूसरी चीज बीएसए, जो बेसिक सर्विस एरिया जो यहाँ पर रेंज भेज रहा था, ये सिर्फ 10 से 15% ओवरलैप होना चाहिए दूसरे बीएसए के साथ, देखो यहाँ पर हल्का सा ओवरलैप हो रहा है इसकी कवरेज एरिया, तो क्या होना चाहिए 10 से 15%, ताकि सीमलेस वाला चीजें प्रोवाइड हो, यानी कि एच टू एच कर दिया, थोड़ा सा ओवरलैप चलता है इनके रेंज का, चैनल अलग होंगे बट दोनों के ध्यान रखना, क्लियर है। अब होता है मैश सर्विस सेट, तीन पढ़ लिए थे हमने, तीन पढ़ लेते, एक था इंडिपेंडेंट जिसमें डायरेक्टली बिना किसी एपी के, एक था इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें एपी के साथ नेटवर्क में कनेक्ट होता है, एक होता है मैश, तीसरा। तो मैश में क्या होता है स्टूडेंट्स, कैन बी यूज इन सिचुएशन वेयर इट इज डिफिकल्ट टू रन ईथरनेट कनेक्शन विद एवरी एपी। अब देखो यहाँ पर मेरा मेन एपी ये रहा, मेरा सॉरी मेरा मेरा स्विच ये रहा, और मेरा एक एक्सेस पॉइंट ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो मैंने बाकी नेटवर्क में एपी लगा रखी है नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए, यार इनसे मैं कनेक्टिविटी नहीं कर पा रहा स्विच की, तो हमें क्या करना पड़ता है, इन सारे एपीस के बीच में ना एक कनेक्टिविटी करनी पड़ती है कि ये वाला एपी इस वाले एपी के साथ कनेक्टेड हो, ये वाला एपी इस वाले एपी का कनेक्टेड हो, इंटरकनेक्टिविटी बिठा दी मैंने इन एपीस के बीच में, स्विच के साथ नहीं, एक एपी तो मैंने स्विच के लगा रखा है, बट अनफॉर्चुनेटली जो बाकी एपीज है इनके साथ मैं स्विच का कनेक्टिविटी नहीं बिठा सकता, मुझे डेटा भिजवाना है, नेटवर्क एक्सटेंड भी करनी है और डेटा भी भिजवाना है नेटवर्क में, मैं क्या करूंगा, पहले तो सबसे पहले मल्टीपल एपीएस को एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टिविटी कराऊंगा, तो जो मैं इंटरकनेक्टिविटी करा रहा हूँ डेटा नहीं भिजवा रहा, इंटरकनेक्टिविटी करा रहा हूँ मल्टीपल एपीएस के एक दूसरे के साथ, तो उसे क्या बोलते हैं, मैश, ठीक है। तो देखो मैश एपी यूज टू रेडियो, वन टू प्रोवाइड बीएसएस टू वायरलेस क्लाइंट, यानी दो इसके पास रेडियोज होते हैं, एक रेडियो से क्या करता है ये वायरलेस क्लाइंट्स होते हैं ना, आप लोगों को ब्रॉडकास्ट कर रहा है अपने बारे में, और एक रेडियो होता है बैकहॉल नेटवर्क, यानी जो दूसरे एपी के साथ कनेक्टिविटी करवा रहा है, दो रेडियो है, एक रेडियो सिर्फ किसके लिए, एपीस टू एपीस के बीच में कनेक्टिविटी करने के लिए, और एक रेडियो क्या है जो क्लाइंट्स होंगे उनका कनेक्टिविटी करने के लिए, क्लियर है। यस क्योंकि जो दूसरा रेडियो उसे डेटा मंगा रहा है, और जब मुझे जैसे मैंने बोला मेरा एक लैपटॉप यहाँ, फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने यहाँ पर दो रेडियो थे, ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक रेडियो तो सिर्फ इंटरकनेक्टिविटी कराने के लिए, इसके बाद भी दो रेडियो, अब ये डिवाइस जो डेटा भेज रहेगा वो इस वाले रेडियो के पास भेजेगा, जिससे भी क्लाइंट को कनेक्ट करवाने के लिए, और जब इस क्लाइंट को डेटा भेजना कि इंटरनेट में, तो ये जो डेटा भेजेगा दूसरे रेडियो से कहाँ भेजेगा, जिस एपी के साथ भी वो कनेक्टेड था, तो ऐसे करते करते क्या होगा, ये डेटा भेज पाएंगे यहाँ से लेके इस एपी के साथ, ठीक है। तो जो एपीस टू एपीस के बीच में रेडियो काम करवाते हैं उसे क्या बोलते हैं, बैक हॉल, ऐसा काम क्या होता है, ब्रिज करवाना ट्रैफिक फ्रॉम एपी टू एपी, ठीक है। एटलीस्ट वन एपी इज कनेक्टेड टू द वायर्ड कनेक्शन, और एक ना एक एपी एटलीस्ट किससे कनेक्ट होना चाहिए, वायर्ड कनेक्टिविटी होनी चाहिए उसकी नेटवर्क से, तभी जाके जो अदर एपीज है हमारे, जैसे ये एपी तो हमारा वायर्ड से कनेक्टेड है, जो बाकी एपीज है हमारे नेटवर्क में उन्हें क्या बोलते हैं, मैश एपीज, ये वाला एपी, ये वाला एपी, ये वाला एपी, ये वाला एपी क्या बोलते हैं, मैश। और जो हमारा ये एक ऐसा ईपी जो हमारे स्विच से कनेक्टेड उसे क्या बोलते हैं, रूट एक्सेस पॉइंट, क्योंकि इसी की वजह से आप अपने वायर्ड नेटवर्क डेटा भेज पाओगे, यस ठीक है।
कुछ प्रोटोकॉल होते हैं जिनकी मदद से आप डिटरमाइन कर पाते हो बेस्ट पाथ, कि मैश में तो इंटरकनेक्टिविटी में बेस्ट पाथ मैं यहाँ से भेजूं या फिर यहाँ से भेजूं। कुछ प्रोटोकॉल की मदद से क्या क्या होगा, ये कम्युनिकेट करूंगा कौन सा वाला एपी ज्यादा डेटा भिजवा देगा, कौन सा ज्यादा जल्दी फ्री है। क्लियर? अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कुछ नहीं होता बॉस, क्या होता है, जो आपका वायर्ड नेटवर्क है, यहाँ पर देख रहे हो वायर्ड नेटवर्क है, मेरा मेरा स्विच है, यहाँ पर मैं वायर्ड कनेक्टिविटी है, मेरा वीलैन वीलैन है, तो इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और इसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से हमारा एपी क्या होता है, कनेक्टेड होता है। तो मोस्ट वायरलेस नेटवर्क आर स्टैंड अलोन। ऐसा नहीं है कि स्टैंड अलोन यानी ये अकेला एपी और सिर्फ इनके बीच में कनेक्टिविटी करवा रहा है, सिर्फ ये नहीं कर रहा, ये कर रहा है इसकी कनेक्टिव एक वायर्ड कनेक्टिविटी होती है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ, ताकि ये डेटा कहाँ भेज पाए, आगे नेटवर्क में और भेज पाए। ठीक है, तो 802.11 अपस्ट्रीम वायर नेटवर्क इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी अपस्ट्रीम यानी जब डेटा यहाँ से इसको एक नेटवर्क में भिजवाना है, तो इसे क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ईच वायरलेस बीएसएस ईएसएस आर मैप टू वीलैंस। हम यहाँ पर वीलैंस भी कंफिगर कर सकते हैं ईपीस में, कि सिर्फ वीलैन 10 का ही डेटा इन एपी वाले को कम्युनिकेट कर पाए, ये वीलैन 20 का कम्युनिकेट ना कर पाए। क्लियर है? और हम यहाँ पर जैसे दो वीलैन है, वीलैन 10 और 11, तो हम यहाँ पर ट्रंक पोर्ट भी बना सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पर एपी के बीच में क्या मैंने ट्रंक पोर्ट बना दिया, और 10 और 11 के ही डेटा मैंने यहाँ पर भेजने के लिए दिया। क्लियर है? मैंने एक एपी बनाया, अब मैं एक ही एपी एपी से ना मल्टीपल एसएसआईडी बना सकता हूँ। एक मैंने जेरेमीज वाईफाई बनाया और बनाया गेस्ट वाईफाई, कर सकते हैं ना आजकल, आ रहा है, एक ही एपी से आप मल्टीपल एसएसआईडी बना सकते हो। मैंने बना दिया जेरेमीज वाईफाई और गेस्ट वाईफाई। जो जेरेमीज वाईफाई वाले एसएसआईडी है, ये वीलैन 10 के लिए, और जो गेस्ट वाली है वो वीलैन 11 के लिए। तो ये वीलैन 11 का डेटा भी अलग सेपरेट कर सकते हो, और वीलैन 10 का डेटा भी सेपरेट कर पाएगा ये, यही एपी। क्लियर है? अब एक सेकंड दीजिएगा। हाँ। अब देखो यहाँ पर क्या है बॉस, देखो कुछ एडिशनल ऑपरेशन पढ़ने हैं आपको एपीस के बारे में। एक होता है वर्क ग्रुप ब्रिज, डब्ल्यूजीबी। ये क्या काम करता है, ये देखो ऐसे एक सिनेरियो आ गया, ये एपी यहाँ पर कनेक्टिविटी कर रहा था, बट ये जो डिवाइस है इसकी रेंज के अंदर नहीं आ पाएगा। अब मुझे कनेक्टिविटी करनी है इस एपी के साथ, तो मैंने एक एपी ऐसा लगाया जिसके साथ मैंने वायर्ड कनेक्टिविटी करी हुई है इस डिवाइस की, और ये जो एपी है वो डायरेक्टली कनेक्टेड किससे है, इस एपी से। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, वर्क ग्रुप ब्रिज। ऐसा एपी देखो ऑपरेट्स अ वायरलेस क्लाइंट टू अनदर एपी, यानी ये वायरलेस का क्लाइंट था, ये किससे कनेक्ट हो पाएगा, इस एपी से कनेक्ट हो पाएगा, बट कैसे, कैन बी यूज टू कनेक्ट वायर्ड डिवाइस टू अ वायरलेस नेटवर्क। एक तरीके से ब्रिज नहीं बना हुआ है इन दोनों, एक वायर्ड नेटवर्क को वायरलेस नेटवर्क से जोड़ने के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल PC1 डज नॉट हैव वायरलेस की कैपेबिलिटी, इसके पास वाईफाई का कार्ड नहीं था, तो हमने यहाँ पर, और बट एंड इट आल्सो डज नॉट हैव एक्सेस टू वायर्ड कनेक्शन टू स्विच वन, इसके पास स्विच वन के तक वायर्ड कनेक्शन भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, PC1 को एक वायर्ड कनेक्शन से जोड़ते हैं, किससे, WGB से। और वो WGB किससे कनेक्ट होता है हमारा, ये भी एपी है, बट इससे वायरली कनेक्टेड है, और ये वायरलेस का जो एपी है ये किससे कनेक्टेड है, इस एपी से। तो ये जो डेटा भेज रहा होगा पहले यहाँ जा रहा होगा वायर्ड कनेक्शन के थ्रू, फिर ये वायरलेस में डेटा भेज के यहाँ पर इस एपी में भेज रहा होगा, फिर इस एपी से इस स्विच के पास। तो इसी चीज को जो ये वाला एपी बनेगा, क्या बनेगा हमारा, WGB, वायरलेस ग्रुप ब्रिज। ठीक है, अब देखो आपकी कंपनियां करती है, मल्टीपल कंपनीज की ब्रांच है, एक मैंने बोला एक डीएलएफ फेज 1 में, डीएलएफ फेज 2 में। अब इनको बीच में कनेक्टिविटी करनी है, तो बीच ऊपर क्या करती है, एंटीना लगाती है एक पर्टिकुलर एंगल पे, और दूसरी ब्रांच जो दूसरी इनकी बिल्डिंग है उसमें भी एक एंटीना लगा रही है एक पर्टिकुलर एंगल पे, ताकि ये वायरलेसली यहाँ पर कनेक्ट हो पाए। ठीक है, अंदर तो इनके वायर कनेक्टिविटी होगी, बट जो ये इस बिल्डिंग को इस बिल्डिंग से कनेक्ट करवा रहे हैं, ये कैसे करवा रहे हैं, वायरलेसली। क्लियर है? ठीक है, तो इस चीज को क्या बोलते हैं, आउटडोर ब्रिज। जो इन दो एपीस के बीच में कनेक्टिविटी कैसी होगी, आउटडोर। एन आउटडोर ब्रिज कैन बी यूज टू कनेक्ट नेटवर्क ओवर अ लॉन्गर डिस्टेंस विदाउट अ फिजिकल केबल। एपी विल बी एपीज विल बी स्पेशलाइज्ड एंटीना, इनके पास एक एंटीना होगा जो एक फोकस करेगा मोर पावरफुल सिग्नल, और वो भी सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ऐसे नहीं कि सारी डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही करेगा। जो आपने अब टाटा स्काई डिश देखी होगी, वो एक पर्टिकुलर एंगल में सेट करते हैं ना, ये थोड़ी कि रैंडमली की भी घुमा दो, एक पर्टिकुलर एंगल में करते हैं।
तो ऐसे ही यहाँ पर भी सिनेरियो है। क्लियर है? तो आपने आज ये सारे टॉपिक्स पढ़े, ठीक है। कुछ क्विज लेते हैं आपसे। तो बताओ, व्हेन यूजिंग 2.4 गीगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ व्हिच चैनल शुड बी सिलेक्टेड यूजिंग मल्टीपल एपी। आपकी कंपनी में 5 एपी लगा रखे हैं, आपको पता है, और कौन सी बैंडविड्थ पे काम करते हैं सारे? 2.4 गीगाहर्ट्ज में। तो आप ये पांचों जो चुनोगे, वो कौन कौन से चुनोगे? नॉन ओवरलैपिंग चुनेंगे, ओवरलैपिंग चैनल चुनोगे उनके लिए? तो कौन कौन से चुनोगे इसमें से, ऑप्शन को चुनोगे? तो ऑप्शन बी सही आंसर है, ठीक है। अब एक एंटरप्राइज का नेटवर्क है, मोस्टली वायर्ड है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन एपी इन द नेटवर्क? क्या काम होता है एपी का? एक एनएस3 का वायर्ड नेटवर्क है, हमें फिर एपी की क्या जरूरत पड़ी? ऑप्शन पढ़ो और बताओ। एक का आ रहा है सी, एक का आ रहा है आंसर ए। यार एपी का काम क्या है? अरे वायरलेस के डिवाइसेस को वायर्ड नेटवर्क से जोड़ना। बीच में तो मीडियम बन रहा है वो, है ना? क्लियर है? सेंट्रली मैनेज क्यों नहीं? क्योंकि भाई आप वायर्ड कनेक्टिविटी जोड़ रहे हो उसको। एपी आपके स्विच से भी जुड़ा होगा, लेकिन नेटवर्क में और आगे डेटा भेज पाइए तो नहीं। जो लोग सिर्फ एपी में जुड़े हुए सिर्फ वही डेटा भेज सकते हैं एक दूसरे को, और कोई नहीं। और उसके आर पार नहीं भेज पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग बैंड आर कॉमनली यूज्ड बाय वायरलेस लैन? तो बताओ। सही आंसर है बिल्कुल, ए और डी। फोर्थ बताओ। ईएसएस के बारे में बताओ, ईएसएस क्या ट्रू बता रहा है अपने बारे में, बताओ। पांच मिनट खत्म करके आप बताओ बताओ। बी। बताओ। एक तो बी है, तो शायद सी। बी। ईएसएस आपका एक्सटेंड करता था, तो आपने बोला बी, ईच बीएसएस यूज। देखो पहले ई और सी, देखो ईएसएस, हाँ, रोमिंग कैन बी प्रोवाइड सीमलेस कनेक्टिविटी व्हेन मूविंग बिटवीन एपी, एक तो सी है, और आपने किसे बी भी बोला, और बी और सी, बहुत सही। फिफ्थ बताओ। बी होगा सर। हाँ बिल्कुल, ठीक है। क्लियर है? ईच बीएसएस शेयर द सेम बीएसएस आईडी, ठीक है। क्लियर है? इज नॉट ट्रू लिखा हुआ था वहां पर, ट्रू नहीं पढ़ना है वो मेंशन, कि बीएसएस आईडी कभी सेम नहीं होती, एसएस आईडी सेम होती है। बीएस आईडी मैक एड्रेस, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, कल पढ़ेंगे वायरलेस का पार्ट 2, हमारा एंड ऑफ द वो हो जाएगा, ठीक है। आज पोर्ट सिक्योरिटी चलाओ, पोर्ट सिक्योरिटी करेंगे, वापस करो। पोर्ट सिक्योरिटी ही करना है तुम, कुछ नहीं करना है, एक कमांड बतानी है। अब रविंद्र जी, जब भी आप कुछ लाओगे ना पैकेट टेस्ट में बनाओगे, तो एक कमांड डालना, उसमें आपने स्टिकी डाल देना, मतलब कि इंटरफेस में जाना जिसमें भी आप कुछ भी डालो, स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी, फिर मैक एड्रेस और स्टिकी कमांड चला देना, ट्राई करना उससे होगा। और आपने स्टिकी कमांड यूज करी क्या आपने? ठीक है, स्टिकी नहीं करते उसको।
तब देख